हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डाउट क्लियरिंग सेशन में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये टॉपिक कॉमन है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि ये डा का भी एक कंपोनेंट है। तो जैसे अगर मैं कहता हूँ जी, आज का जो डाउट क्लियरिंग सेशन है, डाउट क्लियरिंग सेशन, इसमें हम स्टडी करेंगे द कॉन्सेप्ट एंड गेट पीवाईक्यूज ऑन डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और अगर आप देखेंगे इस डीबीएमएस की अगर हम बात करते हैं तो जिस टॉपिक को अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये डा का भी पार्ट कहलाता है। अब बात यह आएगी कि वो कौन सा टॉपिक है जो मैं अभी यहाँ पे शुरू कराने जा रहा हूँ, जो डीबीएमएस और डा दोनों में कॉमन है। तो इसकी बात अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे आज हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज नॉन एज एमवे सर्च ट्री। वी आर गोइंग टू डिस्कस एमवे सर्च ट्री, जिसमें हम स्टडी करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ बी ट्री एंड बी प्लस ट्री। किसको डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ बी ट्री एंड बी ट्री एंड बी प्लस ट्री एंड बी प्लस ट्री। इन कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए जो इंडेक्सिंग वाला पार्ट है डाटाबेस में वो किसकी हेल्प से होता है वो आप देखेंगे। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बी प्लस ट्री। किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ बी प्लस ट्री। क्योंकि जैसा आप देखेंगे, देखिए क्यों हमें ट्री डाटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। डाटा स्ट्रक्चर का आपने जो थीम स्टडी करी थी उसमें आपने देखा होगा कि हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं इन सच ए वे दैट जिससे कि हम उसकी एक्सेसिंग को क्या बना सकें? फास्ट बना सकें। क्या बना सकें? फास्ट बना सकें। और आपने देखा था मेमोरी, अगर हम हार्ड डिस्क से किसी डाटा की एक्सेसिंग करते हैं तो हार्ड डिस्क से डाटा की एक्सेसिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हम ब्लॉक एक्सेस की बात करते हैं। और ब्लॉक एक्सेस इज डन विद द हेल्प ऑफ बी प्लस ट्री। किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ बी प्लस ट्री। तो आपका अगर कोई डाउट है देन यू कैन पुट इट इनटू द चैट बॉक्स। जो भी लाइव स्टूडेंट वॉच कर रहे हैं और जो बाद में भी देखेंगे तो भी आप बाद में भी अपने कंसर्न रेज कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस देम देयर आफ्टर। तो आज के सेशन में जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए एमवे सर्च ट्री को डिस्कस करेंगे। एमवे सर्च ट्री में बी ट्री, बी प्लस ट्री के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि बी ट्री से ही हम किसको ड्राइव करते हैं? वी ड्राइव द बी प्लस ट्री। राइट साइड में मेरी चैट बॉक्स है, इसलिए आप देखेंगे कि मैं बार बार इधर देखता हूँ कहीं आपकी चैट ना आ जाए। तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड विद दिस ट्रीज। क्या देखेंगे? वी विल डिस्कस द ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन बी ट्री और बी प्लस ट्री। किसकी बात करेंगे हम? बी ट्री। क्लियर है? तो बी का मतलब यहाँ पे बाइनरी से नहीं है, यहाँ पे बी का मतलब है बैलेंस ट्री से। किससे मतलब है? इट स्टैंड्स फॉर बैलेंस ट्री। इट स्टैंड्स फॉर बैलेंस ट्री। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीबडी। चलिए स्टार्ट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एमवे सर्च ट्री। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो भी हम डाउट क्लियरिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं तो हर एक डाउट क्लियरिंग सेशन में हमने देखा है कि सबसे पहले हम डाउट को स्टडी करेंगे। डाउट को स्टडी करने के बाद फिर उसके गेट पीवाईक्यूज करेंगे, तब जाके हमारी एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे स्टैब्लिश होती है। तो वही हमारा एक थॉट है कि भाई जैसे हम गेट की अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया, आप प्रीवियस सेशन भी वॉच करना, उसमें मैंने बता रखा है कि भाई या तो आप बॉटम अप अप्रोच फॉलो करेंगे या टॉप डाउन। बॉटम अप अप्रोच में आप बोल सकते हैं जी ऑप्शन एलिमिनेशन वाली, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट आप तभी कर सकते हैं जब उस टॉपिक का आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी गेट एग्जामिनेशन में मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन मेमोरी बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है, ये एग्जामिनेशन है अप्लाई एंड एनालाइज बेस्ड। किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन अप्लाई एंड एनालाइज टेक्निक। ये चीज क्लियर है? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एमवे सर्च ट्री। किसके कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं? एमवे सर्च ट्री। एमवे सर्च ट्री। तो ऐसे ही हम बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। तो देखिए एमवे का मतलब क्या हुआ? एमवे मीन्स मल्टी वे। एमवे का मतलब क्या हुआ जी? मल्टी वे सर्च ट्री। यहाँ पे ये इसका मतलब हुआ, जैसे बी में आपने देखा बैलेंस ट्री। अब इस एमवे सर्च ट्री की अगर मैं बात करूं तो आपने एक सर्च ट्री ऑलरेडी स्टडी किया होगा डाटा स्ट्रक्चर में, जिसका नाम होगा बाइनरी सर्च ट्री। आई होप ये आपने स्टडी करा होगा। तो बीएसटी इज वन ऑफ द एमवे सर्च ट्री। हम बात कर रहे हैं किसकी? बीएसटी, which stands for binary search tree। किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी सर्च ट्री। ये आपका बीएसटी है। तो दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ एमवे सर्च ट्री। हाउ? ये आप जानते हैं बीएसटी कैसे कंस्ट्रक्ट होता है कि अगर किसी नोड की वैल्यू n है
तो उसके लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन n, और उसके राइट चाइल्ड की जो की वैल्यू है इट मस्ट बी ग्रेटर देन n, क्या होनी चाहिए, लेस देन n और ग्रेटर देन n। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज बाइनरी सर्च ट्री। आई होप ये वाली बात आपको यहाँ पे क्लियर है। लेकिन अब ये बात आ रही है कि ये बाइनरी सर्च ट्री एमवे सर्च ट्री कैसे है। देखिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि द मिनिमम एमवे सर्च ट्री इज नॉन एज, वो 4 ऑप्शन दे सकता है 1 मार्क में और आपसे टिक करा सकता है। तो आइए इसकी और ज़्यादा हम वो चीज़ें एनालाइज करेंगे। पहले एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। सपोज करो मेरे पास वैल्यूज़ हैं, से दिस इज 20, इसके लेफ्ट में से वैल्यू है 15, इसके राइट में से द वैल्यू इज 25। 20 और 25 के बीच में से मेरे पास एक वैल्यू है विच इज़ 22, और 25 के राइट में एक वैल्यू है विच इज से 30। 15 के लेफ्ट में से मेरे पास एक वैल्यू है दैट इज नोन एज 10। क्या वैल्यू है, 10 है। तो आप ये देखेंगे ओवरऑल कि दिस इज द बाइनरी सर्च ट्री। ये क्या है, बाइनरी सर्च ट्री है। और यहाँ पे सपोज करो मैंने एक और वैल्यू असाइन कर दी, से दिस वैल्यू इज 18। ये एक बाइनरी सर्च ट्री है और इस प्रॉपर्टी को हर नोड पे फुलफिल कर रहा है। लेफ्ट साइड में उसकी लेसर की वैल्यू और राइट साइड में उसकी ग्रेटर की वैल्यू है, हर एक स्टेप पे फुलफिल कर रहा है। अब बात ये आती है कि मैं इसको एमवे सर्च ट्री कैसे बोल सकता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखिए हर एक नोड में अगर आप इसका लिंक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो इसके लिंक रिप्रेजेंटेशन में आप देखेंगे इन द लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ट्री, इसके लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में आप देखेंगे कि हर एक नोड में एक तो की वैल्यू होगी, देयर विल बी की, मान लीजिए 20 है, इसका एक तो लेफ्ट चाइल्ड का पॉइंटर होगा, यू विल कॉल इट एज एल पॉइंटर, और एक राइट चाइल्ड का पॉइंटर होगा, यू कैन कॉल इट एज आर पी टी आर, दैट इज राइट चाइल्ड पॉइंटर। ये वाली सिचुएशन होगी। हेलो एवरीबडी जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हर एक नोड में कितनी की वैल्यू है, आप देखेंगे की क्या है, 1 है। हर एक नोड में की 1 है और चिल्ड्रन कितने, चिल्ड्रंस आर 2। कितने चिल्ड्रन है जी, की 1 है और चिल्ड्रन कितने, 2। तो इसको हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बेसिस पे वी कैन कॉल दिस बाइनरी सर्च ट्री एज टू वे सर्च ट्री। क्या कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज टू वे सर्च ट्री। ये बात समझ में आ गई। हम इसे टू वे सर्च ट्री भी बोल सकते हैं और इसको हम क्या बोल सकते हैं, टू वे सर्च ट्री के साथ साथ वी कैन कॉल इट एज ए बाइनरी सर्च ट्री विद डिग्री 2, ये भी हम बोल सकते हैं। ये भी इसको बोल सकते हैं दिस इज BST विद डिग्री 2, क्योंकि डिग्री क्या रिप्रेजेंट करती है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए नोड कंटेन्स, तो उस नोड की डिग्री बताती है और पूरे ट्री में किसी नोड की जो हायर डिग्री होती है वो डिग्री ऑफ द ट्री बताती है कि उसके कितने चिल्ड्रन है। BST विद डिग्री 2, ये बात समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ों को फाइंड आउट किया कि भाई मेरे पास एक तो की है और एक चिल्ड्रन है। तो की तो वैल्यू को बताता है और चिल्ड्रन उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड है। तो वो जो लेफ्ट और राइट चाइल्ड है, लेकिन एमवे सर्च ट्री में जरूरी नहीं है कि 2 चाइल्ड हो। बाइनरी सर्च ट्री इज ए काइंड ऑफ बाइनरी ट्री। तो इस केस में हमारे 2 ही मैक्सिमम चाइल्ड होंगे। लेकिन अगर हम एमवे सर्च ट्री की बात करें तो वहां पे मल्टीपल हो सकते हैं और वो लेवल्स को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी, क्या चीज आपने नोटिस करी यहाँ पे, कि मेरे पास अगर कीज हैं, से आई एम हैविंग सम कीज और उन कीज की वैल्यू क्या, से K1, K2, K3 एंड सो ऑन, ये मेरे पास डिफरेंट कीज हैं, दीज आर डिफरेंट कीज। तो अगर मैं इन कीज की बात करता हूं तो इसके बेसिस पे ये लेसर वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है कि जो मेरी सबसे पहले वैल्यू है वो लेफ्ट में जाएगी और उसके ग्रेटर वाली राइट में जाएगी। इसका पर्पज यहाँ पे बताने का ये है। मैं अगर ये तो मैंने टू वे सर्च ट्री की बात करी थी, मैं कहता हूँ जी मेरी हर एक नोड में 2 की वैल्यू हो जाती है। क्या हो जाती है, 2 की वैल्यू हो जाती है। मेरे पास सपोज करो 10, 15 है, दिस इज 1 की वैल्यू, और मेरे पास एक अनदर की वैल्यू है, से मैंने यहाँ पे कंसीडर किया अनदर की वैल्यू, से दिस इज 5, 8, ये वाली वैल्यू क्या 5, 8 है। 10 और 15 की अगर हम बात करें तो 10 और 15 के बीच में जो वैल्यू आ जाएगी दिस इज से 11, 12। मैंने ऐसी वैल्यूज कुछ कंसीडर कर ली। ऐसी इसके राइट में जो वैल्यूज हैं, ऐसा कोई नहीं, जरूरी नहीं है कि वो 2 ही वैल्यू होंगी। आई एम जस्ट कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल। से ये क्या है, 17, 18, क्या वैल्यू है ये, दिस इज 17 और 18। तो अब आप इस केस में देखेंगे यहाँ पे जो की वैल्यू है, तो कीज की वैल्यू कितनी है, 2, द वैल्यू ऑफ की इज 2, और इसके चिल्ड्रन कितने हैं, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, दीज आर 3, ये कितने हैं, 3 हैं। तो इसके बेसिस पे, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन से मुझे पता चलता है वे, आई कैन कॉल इट एज ए वे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज ए 3 वे सर्च ट्री। क्या कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज, क्योंकि कीज का ऑर्डर क्या है, असेंडिंग है। असेंडिंग कीज आर स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर।
अभी वो डाटाबेस पे भी आऊँगा, क्योंकि मैंने इसको बताया कि डाटाबेस का ही मेन कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज ए 3-वे सर्च ट्री, वी कैन कॉल इट एज 3-वे सर्च ट्री। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ये दिस इज 3 बेसिकली, कभी आप इसे 8 समझे, दिस इज 3-वे सर्च ट्री बेसिकली, 3-वे सर्च ट्री। इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल कीज हो सकती हैं, तो उसी हिसाब से ऑर्डर, या आप कह सकते हैं कि उसके वे क्या होते चले जाएंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे। अब बात ये आती है कि अब सपोज करो मेरे पास, मैं कहता हूं जी मेरे पास m कीज हैं। हम यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, अभी तक तो हमने एग्जाम्पल ही देखा। मैं कहता हूं जी मेरे पास m की हैं, तो उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हो जाएंगे, कीज अगर मेरे पास m है, मैंने जी m ले लिया, या तो की को m ले लेता हूं, या एक काम करता हूं, मैं कहता हूं जी मेरे पास जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो m है। मैं कहता हूं जी मेरे पास चिल्ड्रन है m, क्योंकि हम यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं जिसमें यूजुअली कंफ्यूजन होती है बच्चों को। मैंने कहा जी मेरे पास जो चिल्ड्रन है, द चिल्ड्रंस आर m, और मैं कहता हूं जी जो मेरे पास कीज हैं, कीज की वैल्यू है से m-1। ये आपने देखा भी है कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है दे आर मोर देन द नंबर ऑफ कीज। हर एक केस में आपने देखा की 2 है, चिल्ड्रन 3 है। यहाँ पे आपने देखा था यहाँ पे की 1 है और चिल्ड्रन 2 है। ये चीज हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करी थी। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी, जब ये मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, देन यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग। अगर मैं चिल्ड्रन की बात करूँ, मैं अगर चिल्ड्रन की बात करूँ, मैं अगर कीज की बात करूँ, या मैं बात करता हूँ से डिग्री की, किसकी बात करता हूँ, डिग्री की, तो दीज 3 टर्म्स आर सेम। ये तीनों के तीनों क्या है, सेम है। सो यू मस्ट कीप इट इन योर माइंड कि जो मेरा चिल्ड्रन है, कीज है या डिग्री है, ये इसको रिप्रेजेंट करती है। अब बात आती है किसकी, ये जो 3 डिफरेंट चीजें हैं, नो नॉट द कीज, इंस्टेड ऑफ सेइंग कीज वी कॉल इट एज ए वे, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो हमारा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, दिस इज चिल्ड्रन और वेज और डिग्री। 3 चीजें, चिल्ड्रन, वेज और डिग्री। तो मैं चिल्ड्रन, वेज और डिग्री की बात करता हूं। अब बात आती है कि मेरे पास जो कीज है, क्या इसका कोई रिलेशन है? यस, देयर इज ए रिलेशन। हम क्या कहते हैं जी, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, या इन दोनों से क्या ड्राइव होता है कि भाई जो मेरे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कीज प्लस 1। जो चिल्ड्रन है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, दीज आर नंबर ऑफ कीज प्लस 1। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो अगर चिल्ड्रन इज इक्वल टू कीज प्लस 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा की है, मेरा की रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर को। मेरा की किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। और जो मेरा चिल्ड्रन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द डिग्री। तो ये आपको बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। कई बार एग्जामिनेशन में वो क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन भी करता है कि कौन सी टर्म किसको रेफर करती है। इस चीज का ध्यान रखना, ये हर एक केस में होता है। जैसे आप लोगों ने डिफरेंट ट्रेवर्सल्स पढ़े, इन ऑर्डर, पीरियड, पोस्ट ऑर्डर। गेट एग्जामिनेशन में वो अपना ऑर्डर बता देता है जी, आपको ऐसे ट्रेवर्स नहीं करता, वो कहता है जी पहले राइट चाइल्ड ट्रेवर्स करो, फिर नॉट को ट्रेवर्स करो, फिर लेफ्ट चाइल्ड करो। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो डिग्री या ऑर्डर किसको बता रहा है। बट इन यूजुअल अगर आप देखेंगे, मैं डिग्री अगर ऑर्डर की बात करता हूं, सो डिग्री एंड ऑर्डर्स आर रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है, जो मैंने यहाँ पे आप बताया आपको कि जो चिल्ड्रन है वो डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो कीज है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, दे विल रिप्रेजेंट टू द ऑर्डर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। चलिए, तो ये आपने यहाँ पे 2 बातें समझी कि जो आपकी चिल्ड्रन है वो कीज प्लस 1 है, करेक्ट। डिग्री इज इक्वल टू ऑर्डर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यू कैन राइट इट एज डिग्री इज इक्वल टू ऑर्डर प्लस 1। आप इसको ऐसे भी, तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर गेट एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसने इस चीज को एक्सप्लेन कर रखा है कि यहाँ पे डिग्री का मतलब ये है, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब ये है, तो उसको वो समझना है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आप क्या एज्यूम करेंगे कि जो डिग्री है दिस इज ऑर्डर प्लस 1। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीबडी। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था। अभी इसकी अपनी ड्रॉबैक्स भी हैं, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले जो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि भाई ये डीबीएमएस से रिलेटेड है, तो इंडेक्सिंग कैसे होती है, कैसे मैपिंग होती है कीज की। क्योंकि आपने देखा कि भाई इनिशियली क्या होगा, एक मेमोरी रही होगी, एक सीपीयू रहा था। तो अब देखा था कि जैसे जैसे मेमोरी का साइज इंक्रीज होता चला गया, प्रोसेसर की स्पीड स्लो होती चली गई। फिर उन्होंने देखा कि यार अगर इसका कुछ पार्ट को हम अलग करके एग्जीक्यूट करा ले और बाकी डाटा को हार्ड डिस्क में रखें, तो उन्होंने इस चीज को ट्राई किया साइंटिस्ट ने। फिर देखा कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जब कॉन्सेप्ट आया किसका, मेन मेमोरी का एंड हार्ड डिस्क का, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में होता है, किसमें होता है, मेन मेमोरी में, तो उससे उसकी स्पीड को इंक्रीमेंट मिल गया।
फिर क्या हुआ कि अगर ऐसा करने से ऐसे हो सकता है, तो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया कैची मेमोरी का। तो कैची मेमोरी में आपने क्या देखा कि भाई जब जो भी फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड डाटा बाय द सीपीयू किस में स्टोर करता है, इन द कैची मेमोरी। ऐसा करने से और स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट पे अगर आप ट्री की हिरार्की देखोगे तो ट्री की फॉर्म में ही डाटा स्टोर होता है मेमोरी में। आप देखेंगे जैसे लेवल है, लेवल पे बी प्लस ट्री में आप देखेंगे लार्जेस्ट डाटा स्टोर होता है। तो वैसे ही लेवलिंग वाइज है, तो जो भी फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड डाटा है वो कहाँ पे स्टोर होता है, दैट इज स्टोर्ड इन द कैच मेमोरी। वैसे ही हम सेम कुछ चीजें यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से ये ट्री की हिरार्की में डाटा स्टोर होता है। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि अगर आपके पास एक नोड है, सपोज करो यू आर हैविंग ए नोड, और इस नोड के अंदर डिफरेंट कीज हैं, से की 1, हर एक की के करस्पॉन्डिंग देयर विल बी ए रिकॉर्ड पॉइंटर। क्या होगा, रिकॉर्ड पॉइंटर होगा जो कि उसकी करस्पॉन्डिंग डाटा टेबल को पॉइंट करेगा। किसको पॉइंट करेगा, दैट विल पॉइंट टू द करस्पॉन्डिंग डाटा टेबल। मेरे पास सपोज करो एक की K1 है, देयर इज अनदर की K2, हर एक की के बाद एक रिकॉर्ड पॉइंटर होगा। इस चीज का ध्यान रखना जो मैं बता रहा था आपको। वी आर टॉकिंग अबाउट द, एक तो होगा आपका रिकॉर्ड पॉइंटर और दूसरा क्या होगा, चाइल्ड पॉइंटर। हर की के बाद तो चाइल्ड पॉइंटर होगा और इन बिटवीन द कीज आप देखेंगे यू विल फाइंड द रिकॉर्ड पॉइंटर। से दिस इज K3। अगर मैं बात करता हूं चाइल्ड पॉइंटर की, तो चाइल्ड पॉइंटर क्या होगा, सपोज करो दिस इज पॉइंटर करस्पॉन्डिंग टू चाइल्ड 1, दिस इज पॉइंटर करस्पॉन्डिंग टू चाइल्ड 2, दिस इज द पॉइंटर corresponding to child 3, and this is the pointer corresponding to child 4, corresponding to child 4। इन्हीं में अगर आप देखेंगे, अगर मैं इस पोर्शन की बात करता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपको बताने की कोशिश करी है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये मेरे रिकॉर्ड पॉइंटर को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द पॉइंटर करस्पॉन्डिंग टू रिकॉर्ड 1 एंड दिस इज द पॉइंटर करस्पॉन्डिंग टू रिकॉर्ड 2। ये पॉइंटर है करस्पॉन्डिंग टू रिकॉर्ड 2। आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिकॉर्ड, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चाइल्ड या चिल्ड्रन। अब मैं कहता हूं जी मेरे पास एक डाटाबेस है जिसमें आप इंडेक्सिंग कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू इंडेक्स द डाटा, और यहाँ पे आप इंडेक्सिंग बनाते हैं। इस इंडेक्सिंग में देखिए थोड़ी मेरी ड्राइंग वीक है, बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ये मेरे पास चीज़ें हैं, से दिस इज द इंडेक्स, ये वाला मेरा इंडेक्स है, दिस इज द इंडेक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज SID, इसके आगे आप देखेंगे दिस इज PR, ये क्या है, PR है। और इस केस में आप देखेंगे जो मैंने आपको अभी बताया था कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, दैट विल बी द रिकॉर्ड पॉइंटर। ये PR क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस PR रिप्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड पॉइंटर। रिकॉर्ड पॉइंटर मतलब जहां डाटा स्टोर्ड है ये उस लोकेशन को पॉइंट करेगा। इसका मतलब देयर विल बी अनदर डाटा टेबल, ये तो आपका इंडेक्स टेबल है, दिस इज द इंडेक्स टेबल बेसिकली। नाउ देयर इज ए करस्पॉन्डिंग डाटा टेबल जहां पे रिकॉर्ड पॉइंटर पॉइंट करेगा, दिस इज द डाटा टेबल। थोड़ी सी देखिए आगे पीछे होगी, बट आई होप आप समझ सकते हैं मेरी फीलिंग को। आप देखिए यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द रिकॉर्ड पॉइंटर। तो रिकॉर्ड पॉइंटर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी सेम 2 कॉलम्स होंगे, देयर विल बी 2 कॉलम्स। इसमें भी आप देखेंगे से दिस इज SID, और ये SID के साथ साथ देयर विल बी रिकॉर्ड होगा, से देयर इज ए रिकॉर्ड, एंड रिकॉर्ड के साथ साथ रिकॉर्ड में कोई भी वैल्यू हो सकती है, सीरियल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, जो भी वैल्यूज आप इस टेबल में रिकॉर्ड की फॉर्म में रखना चाहते हैं, दैट कैन बी से स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट नेम हो सकता है। ये सारे हमारे 3 डिफरेंट फील्ड है, ऐसी और भी कोई चीज़ आप रख सकते हैं इसके अंदर। ये तो एक एग्जाम्पल है, एंड दिस इज द डाटा टेबल, दिस इज द डाटा टेबल। तो ये जो रिकॉर्ड पॉइंटर है, इट विल पॉइंट टू द करस्पॉन्डिंग सेल ऑफ डाटा टेबल, जहां पे भी इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंटर होगा। तो ये आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि किस तरह से इसकी इंडेक्सिंग हो रही है। तो एक टेबल में रिकॉर्ड पॉइंटर्स हैं, उसकी इंडेक्सिंग हमने सेपरेट रख ली जिससे कि हम डाटा को बाद में एक्सेस कर सके। अब ये बात तो आगे की, चलिए सर आपने यहाँ तक की बात तो हमें समझा दी। अब बात ये आती है कि इसमें एमवे सर्च ट्री का क्या रोल है। भाई ये तो मैं सिंपल आपको इंडेक्सिंग बता रहा हूँ, आप इसमें अलग अलग लेवल की इंडेक्सिंग आपने स्टडी करी होगी DBMS में, अगर जरूरत पड़ेगी तो उस लेवल के क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगा जो इसकी इंडेक्सिंग से रिलेटेड है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे आज बी प्लस ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। चलिए, तो आपने ये देख लिया कि भाई ये सारी चीजें हैं, तो अब इसके ड्रॉबैक को स्टडी करते हैं कि ये जो हमने एमवे सर्च ट्री किया है, क्या ये एमवे सर्च ट्री
ही बी और बी प्लस ट्री है? क्या एवरी एमवे सर्च ट्री इज ए बी और बी प्लस ट्री होता है या नहीं होता? इन दोनों चीजों को अब हम यहाँ पे समझते हैं। मैं कहता हूं जी व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ, मैं समझता हूं कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ एमवे सर्च ट्री। किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट एमवे सर्च ट्री। क्या क्या इनकी ड्रॉबैक्स होती है? तो इसकी ड्रॉबैक, सबसे बड़ी क्या ड्रॉबैक है? इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है कि सर्च ट्री आपको कैसे बनाना है। देर इज नो सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। जैसे एक प्रोटोकॉल होती है ना, आपने पहले भी जो डाटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे कि भाई मेरा कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो उसकी जो ऑर्डरिंग है कि अगर किसी नोड का इंडेक्स आई है तो लेफ्ट पोजीशन पे 2i इंडेक्स पे एलिमेंट तक प्लेस होगा, अगर जब तक उस पर प्लेस नहीं करेंगे तब तक 2i+1 पे नहीं आएगा। सेट ऑफ गाइडलाइंस। ऐसे आपने हीप में देखा होगा, मैक्स हीप में आपने देखा होगा कि जी पेरेंट की वैल्यू हायर होती है, चिल्ड्रन की लो होती है। इन द सेम वे जो ये एमवे सर्च ट्री है, इसमें भी आपने अगर स्टडी कर लिया होगा तो आपने देखा होगा देयर इज नो सेट ऑफ रूल्स टू ड्रॉ ए एमवे सर्च ट्री। क्या है यहाँ पे? देयर इज नो गाइडलाइन, देयर इज नो गाइडलाइन, देयर इज नो गाइडलाइन or rules to create a MV search tree, to create a MV search tree, MV search tree ऐसा कोई रूल नहीं है। ये बात समझ में आ गई जी कि यहाँ पे इसका कोई रूल नहीं है। अब अगर कोई रूल नहीं है तो अब इसकी ये ड्रॉबैक तो एक जनरल स्टेटमेंट है। भाई आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप कहेंगे सर कुछ लॉजिकल तो बताओ, हम ये स्टेटमेंट दिया है किस वजह से वो है। तो जब कोई गाइडलाइन नहीं है तो इस एमवे सर्च ट्री को जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये एमवे सर्च ट्री क्या हो सकता है? इट विल बी ए स्क्यूड, इट विल बी ए स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री। क्या हो सकता है? स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री हो सकता है। स्क्यूड में भी आप देखेंगे दैट में बी लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड। और आप देखेंगे जितने भी स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री है तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? उनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन। कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है? ऑर्डर ऑफ एन। हाउ? ये भी अभी समझ लेते हैं। मैं कहता हूं जी मेरे पास, मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया और मैंने कहा कि भाई मेरे पास कुछ कीज हैं। कीज क्या क्या है? से 5, 10, 15, 20, 25, ये मेरे पास कीज हैं। इनके बेसिस पे मुझे एक एमवे सर्च ट्री बनाना है। तो इसके लिए अगर मैं एमवे सर्च ट्री बनाता हूं, बाइनरी सर्च ट्री, असेंडिंग ऑर्डर में कीज आएंगी। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब कीज आएंगी देन इट विल लुक लाइक दिस, 20 एंड से 25, ये ऐसे दिखाई देगा। तो आपने देखा कि ये ट्री आपका क्या बन गया? दिस इज राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री। ये क्या बन गया? राइट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री। और यह राइट स्क्यूड एमवे सर्च ट्री बोल सकते हो आप इसको। यू कैन कॉल इट एज एमवे सर्च ट्री। ये बात समझ में आ गई आपको? अब बात ये आ गई, और आपने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? दैट विल बी ऑर्डर ऑफ एन विच इज हायर, विच इज मच हायर, जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में यहां तक आ गई होगी। अब आता है कॉन्सेप्ट कि भाई हमने देख लिया कि भाई ये एमवे सर्च ट्री की ड्रॉबैक है, कोई सेट ऑफ गाइडलाइन नहीं है। तो अब बात आती है कि जो बी ट्री अब हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो हम बी ट्री स्टडी करने जा रहे हैं, तो बी ट्री क्या होता है? बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस्ड। ये मैंने इस बिगिनिंग में भी बताया था। तो बी का मतलब तो बैलेंस से है, लेकिन ये बी ट्री क्या है? बेसिकली इट इज एन एमवे सर्च ट्री, it is an MV search tree with some guidelines, with some guidelines, correct? तो ये गाइडलाइंस यहाँ पे एक एडिशनल कंपोनेंट है जिसकी वजह से आपका जो ट्री बनेगा वो लेफ्ट स्क्यूड या राइट स्क्यूड नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा? बैलेंस्ड होगा। ये बात समझ में आ गई? एंड बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस्ड ट्री, बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस्ड ट्री। आई होप ये वाली बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी, बैलेंस ट्री। अब इसके वो रूल्स क्या हैं? देखिए वो जो 4-5 रूल्स मैं आपको बता रहा हूं, बस वो मैं बिल्कुल ब्रीफ में बता रहा हूं। हर बुक में आप जाएंगे आपको कंफ्यूजन मिलेगा। कहीं पे वो नोटेशन अलग यूज करेगा, कहीं वो आपको डिग्री ऑर्डर में कंफ्यूज कर देगा। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको इसका कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं प्रॉब्लम कराता हूं तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि बच्चे को मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, अब उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं फिर कनेक्ट करता हूं कॉन्सेप्ट से। चलिए अब देखिए इसके, अब हम वो सेट ऑफ रूल्स देखते हैं जिसको हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं। वी कैन कॉल देम प्रॉपर्टीज ऑफ बी ट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ बी ट्री। ठीक है, तो आइए प्रॉपर्टीज ऑफ बी ट्री को डिस्कस करते हैं।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ बी ट्री क्या कहते हैं जी, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईच नोड कंटेन, कितने होते हैं जी, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, minimum number of children, each node contains कितना होता है जी, each node contains is equal to m/2, कितनी वैल्यू होती है जी, m/2, एक्सेप्ट द रूट नोड, इसमें मैं लिख भी दे देता हूं, कंटेन्स एक्सेप्ट द रूट नोड, रूट नोड के अलावा, एक्सेप्ट द रूट नोड, मतलब रूट नोड केस इज द एक्सेप्शनल केस. सो दीज मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन फीचर या प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन रूट नोड. ये बात समझ में आ गई. चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट. रूट कंटेन्स मिनिमम 2 चिल्ड्रन, मतलब एक की उसके अंदर जरूर होगी. सो रूट कंटेन्स, रूट्स नहीं, रूट कंटेन्स, दिस इज द रूट कंटेन्स, क्या कंटेन करता है रूट, मिनिमम 2 चिल्ड्रन, मिनिमम 2 चिल्ड्रन. तो देखिए 2 चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, दैट इज 1 की, कम से कम उसके अंदर एक की तो या सिंगल की तो प्रेजेंट होगी ही होगी. चलिए ये हमने यहां तक समझा. इसके बाद आप देखेंगे जो बाकी के ट्रीज आपने स्टडी करे होंगे डाटा स्ट्रक्चर में या डा में, आपने देखा होगा वो टॉप डाउन ग्रो करते हैं, लेकिन जो बी ट्री है वो अपवर्ड ग्रो करता है. सो आप देखेंगे दे ग्रोज अपवर्ड, दे ग्रोज या दे ग्रो अपवर्ड, दैट इज बॉटम अप, अपवर्ड या आप कह सकते हैं बॉटम अप, दिस इज बॉटम अप. ऑल लीव्स आर एट द सेम लेवल, आप क्या कह सकते हैं, यू कैन से ऑल लीव्स आर एट द सेम लेवल, ऑल लीव्स आर एट द सेम लेवल, विच इज द लास्ट वन, लीव्स की बात हो रही है तो लास्ट ही होगा, आर एट द सेम लेवल. ये बात समझ में आ गई. इसके बाद अगर आप देखेंगे कीज आर अरेंज्ड और प्लेस्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, उसको मैंने बिगनिंग में बता दिया था, तो वो रूल तो एमवे सर्च ट्री का है, यहां पे एप्लीकेबल होगा. ऑल कीज आर अरेंज्ड, ऑल कीज आर अरेंज्ड और प्लेस्ड, अरेंज्ड भी बोल सकते हैं और आप प्लेस्ड भी बोल सकते हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू. ये बात आई होप कि आप सभी को समझ में आ चुकी है. लेकिन इन प्रॉपर्टीज के साथ साथ हमें 2 कॉन्सेप्ट और याद रखने हैं. देखिए आपने देखा जी मिनिमम चिल्ड्रन कितने होने चाहिए, m/2. रूट के पास 2 चिल्ड्रन, दैट मीन्स 1 की, ट्री अपवर्ड ग्रो करेगा, ऑल लीव्स आर एट द सेम लेवल एंड द कीज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और प्लेस्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. आइए अब हम की पॉइंट्स की बात करते हैं. लेट अस डिस्कस द की पॉइंट्स. देखते हैं जी ये की पॉइंट्स क्या क्या है. लेट अस डिस्कस द की पॉइंट्स. फर्स्ट की पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट की पॉइंट बताता है जी फुल नोड. देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ फुल नोड. अब ये फुल नोड का मतलब क्या है, फुल नोड का मतलब क्या हुआ जी, उसके अंदर जितनी मैक्सिमम कीज आनी चाहिए थी वो आ चुकी है, तो ये फुल नोड होगा. और उसके अंदर अगर आप फिर से कोई एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, दैट विल बी ओवरफ्लो. कौन सी कंडीशन होगी, दैट विल बी ओवरफ्लो. तो जब ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगी तो आप जब यहाँ पे फुल नोड में अगर किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं, सो यू वांट टू परफॉर्म इंसर्शन, अगर आप इंसर्शन परफॉर्म करेंगे देन दिस इंसर्शन विल स्प्लिट द नोड, विल स्प्लिट द नोड. ये चीज समझ में आ गई, ये इसकी नोड को स्प्लिट कर देगा. आइए देखते हैं सेकंड केस. हमें कहता हूं जी अगर नोड, ये तो फुल नोड वाली है, अगर मिनिमम कीज हैं किसी नोड में और आप डिलीट करना चाहते हैं तो अंडरफ्लो कंडीशन आ जाएगी. मान लिया मैं कहता हूं जी आपके पास नोड हैज मिनिमम की, नोड विद मिनिमम की, विद मिनिमम की. अगर मैं नोड विद मिनिमम की बात करता हूं तो इस केस में आप देखेंगे अगर आप डिलीशन परफॉर्म करना चाहते हैं, यू वांट टू परफॉर्म डिलीशन, तो डिलीशन में क्या होगा, डिलीशन परफॉर्म करने के बाद कंडीशन तो क्या कहलाएगी आपकी, ओवरफ्लो, ओ सॉरी अंडरफ्लो. कंडीशन क्या कहलाएगी, अंडरफ्लो. लेकिन
इस अंडरफ्लो किसी पर्टिकुलर नोड का होगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एडजेसेंट या नेबर नोड है उनसे कीज को रीअरेंज करते हैं। क्या करते हैं, कीज आर रीअरेंज्ड, कीज आर रीअरेंज्ड, कीज आर रीअरेंज्ड। कैसे रीअरेंज की जाती है, फ्रॉम द नेबर नोड्स, रीअरेंज्ड फ्रॉम द नेबर नोड्स, फ्रॉम द नेबर नोड्स। ये चीज क्लियर है। अब इन, क्योंकि ये मैंने सारे कॉन्सेप्ट या प्रॉपर्टीज इसलिए बताई हैं, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल कराता हूं। उस एग्जाम्पल से जितनी बातें मैंने बताई हैं उसको आप अप्लाई कर पाएंगे, और जब आप अप्लाई कर पाएंगे तो आपका पर्पस मीट आउट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे एक सेकेंड, चैट डिस्प्ले नहीं हो रही, लेट मी सी द चैट। चलिए तो आइए देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और उसके थ्रू अप्लाई करते हैं जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट लर्न किया है। से फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट ए बी ट्री। से कंस्ट्रक्ट ए बी ट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्ट ए बी ट्री, कंस्ट्रक्ट ए बी ट्री of degree 4 for the following keys, for the following keys, for the following keys। कीज क्या क्या है देखिए, उसने जो दे रखी है, कीज हैं 10, द कीज आर 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, then 30, this is another 30, this is 30 and this is not 30, this is 20, 10, 20, 40, 50, 70, 80, 30, then 35, then 5 and 15। हमें इन कीज के लिए एक बी ट्री को क्या करना है, क्रिएट करना है या कंस्ट्रक्ट करना है। इस कॉन्सेप्ट से हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे मैंने मिनिमम की का कॉन्सेप्ट बताया था, मिनिमम की के कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया था कि जी m/2 मिनिमम कीज होंगी, और उसमें मैंने अपर बाउंड लगा रखा था। क्या लगा रखा था, अपर बाउंड, जिसको हम सील वैल्यू बोलते हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको सीलिंग वैल्यू का और फ्लोर वैल्यू का क्लियर है। तो आप देखेंगे सीलिंग और फ्लोर वैल्यूज को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सीलिंग में आपने देखा होगा, सीलिंग का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप से, अगर मैं 3.01 लिखूँ या मैं इसी वैल्यू को लिख दूँ 3.999, तो इन दोनों का मतलब क्या हो गया, 4। ऐसे ही मेरे पास अनदर वैल्यू है, दैट इज फ्लोर। तो फ्लोर का रिप्रेजेंटेशन अगर मैं 3.01 लिखता हूँ या मैं इसका वैल्यू लिख देता हूँ 3.99, तो इसकी फ्लोर वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी 3। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3। तो वैसे ही जो मैंने मिनिमम की का अभी वहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें हम कौन सी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, वी विल कंसीडर द सीलिंग वैल्यू। देखिए उसने डिग्री दे रखी है 4, हाउ मच डिग्री इज गिवन, 4। सो मिनिमम चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, सो द मिनिमम चिल्ड्रन, देखिए यहाँ पे m इज इक्वल टू, बेसिकली उसने 4 दे रखा है, सो मिनिमम चिल्ड्रन इज इक्वल टू 4/2 की फ्लोर वैल्यू, ओ सॉरी सीलिंग वैल्यू। तो सीलिंग वैल्यू में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इट कम्स आउट टू बी 2। अब बात आती है कि भाई मेरी किसी नोड में मिनिमम की कितनी हो जाएंगी, भाई मिनिमम की कितनी हो जाएंगी, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, करेक्ट, क्योंकि चिल्ड्रन -1 है। और जो मैक्सिमम कीज हैं, मैक्सिमम कीज कितनी हो जाएंगी, these are 4 - 1 which comes out to be 3। तो कई बार कुछ एग्जामिनेशन में 1 मार्क की प्रॉब्लम में मिनिमम मैक्सिमम कीज को भी पूछ लिया जाता है। जैसे कोई एग्जामिनेशन, मान लिया आप इसरो में अपियर कर रहे हैं, वहाँ पे क्वेश्चन आ गया। लेकिन गेट एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। कई बार वो की दे देता है, डिलीट कर दिया, ट्री कैसे विजिबल होगा, या उस लेवल पे उस कितने कीज होंगी उस पर्टिकुलर नोड में, वो सारी चीज़ें भी हम आगे एनालाइज करेंगे जब गेट के पीवाई यूज़ करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट ही को इसको अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ तक की बात आई होप कि सभी को क्लियर हो चुकी है कि कैसे वर्क कर रहा है। आइए अब हम बी ट्री बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैंने 10 लिया, दिस इज माई फर्स्ट की। इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट की है, दिस इज 20, नेक्स्ट की इज 20। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट कम्स आउट टू बी 1020। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1020। 1020 के बाद आप देखेंगे जो नेक्स्ट की आएगी, अभी देखिए मेरे पास जो मैक्सिमम की कितनी हो सकती है, 3। इसका ध्यान रखना। तो मेरे पास जो नेक्स्ट की है, से दिस इज 40, 10 आ चुका, 20 आ चुका, नेक्स्ट की इज 40। तो जो 40 आएगा, अभी भी ये 40 आ सकता है, क्यों, क्योंकि मेरी एक नोड में 3 की वैल्यूज रह सकती हैं। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बट एट दिस स्टेज दिस नोड इज फुल,
ये वाली नोड क्या है, मेरी फुल नोड है, दिस इज माई फुल नोड। अब इसमें अगर कोई भी मैं नया नोड इंसर्ट करता हूं तो इस नोड को क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, और ये ट्री ग्रो करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए अब बड़े ध्यान से समझना, जो मैं अभी स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो कैसे स्प्लिट करेगा। मैं ये बताता हूं कि जी ये जो स्प्लिटिंग है, ये जो स्प्लिटिंग है कैसे करेगा। जैसे मैं यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया था 20, यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया था 40, नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट द नेक्स्ट की विच इज़ 50। जब मैं 50 को इंसर्ट करता हूं, देखिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, 50 जब इस नोड में नहीं जाएगा क्योंकि स्पेस ही नहीं है। अब बात ये आती है कि जब 50 यहाँ पे आ जाएगा तो स्प्लिटिंग हम 20 के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, और देखिए अगर मैं 20 को पेरेंट बनाता हूं तो 10 उसका लेफ्ट हो जाएगा, 40 और 50 उसका राइट हो जाएगा। तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूं, फिर किसी एक मेथड को हम फॉलो करेंगे। जब हमारा फाइनल ट्री बनेगा, फाइनल ट्री विल बी सेम इन बोथ द केसेस, इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए मैंने 50 को इंसर्ट किया और स्प्लिटिंग करी विद रेस्पेक्ट टू 20। तो जब मैं 20 के रेस्पेक्ट में करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, से 20, लेफ्ट में की आ जाएगी 10, राइट में की हो जाएगी 40 50। देखिए कीज हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होंगी, जो मैंने अभी ये प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, जो सेट ऑफ गाइडलाइंस आपको बताई थी। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी जी, 10 40 50। और इसी की स्प्लिटिंग जब मैं 50 को इंसर्ट करता हूँ, दिस इज द और पार्ट, बट यहाँ पे मैं किसके रेस्पेक्ट में करता हूँ, 40 के रेस्पेक्ट में। मैं 40 को पेरेंट बना देता हूँ। सो नाउ द बी ट्री विल लुक लाइक से 40। इसके लेफ्ट चाइल्ड में जो वैल्यू होंगी दैट विल बी 10 20। क्या क्या हो जाएंगी इसकी लेफ्ट चाइल्ड में वैल्यू, दिस इज 10 20। और इसके राइट चाइल्ड में जो वैल्यू होंगी दैट विल बी 50। क्या हो जाएगी की वैल्यू जी 50। ये बात समझ में आ गई, दिस इज 40 10 20 एंड दिस इज 50। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो इसमें से किसी एक को हम फॉलो कर लेते हैं। सपोज करो मैं इस वाले को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि थ्रू आउट हमें सेम ही कॉन्सेप्ट लगाना है। ये नहीं कि एक बार स्प्लिटिंग में आपने उसको पेरेंट बना दिया उसको, नो, यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। कर भी सकते हैं, बट जो मेरा आपको बेस्ट वे है विदाउट कंफ्यूजन, एक प्रॉपर मेथड अडॉप्ट कर लो कि जी मुझे लेफ्ट में स्प्लिटिंग में 2 रखने हैं, राइट में 1 रखना है। कब, जब उसकी डिग्री 4 है। जब हम किसके साथ डील कर रहे हैं, व्हेन वी आर डीलिंग विद ए बी ट्री ऑफ डिग्री 4। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हम नेक्स्ट की को इंसर्ट करते हैं, और नेक्स्ट की जो इंसर्ट होगी इसके अंदर से दिस इज 60। 60 की पोजीशन कहाँ पे आएगी, राइट ऑफ 50। तो अगर राइट ऑफ 50 हम इसको इंसर्ट करते हैं देन इट विल लुक लाइक, तो यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी से इट इज 10 20, और इसके राइट में जो की वैल्यू होंगी से दिस इज 50। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 50 60। भाई 60 भी इसी के अंदर आ जाएगा। ये करेक्ट है। चलिए यहाँ पे आपने देखा कि ये बात करेक्ट है। अब इसके आगे देखिए द नेक्स्ट की वैल्यू इज 70। 70 को अगर मैं इंसर्ट करता हूँ तो वो भी इसी के राइट में आएगी। नाउ लेट अस इंसर्ट द नेक्स्ट की वैल्यू विच इज 70। तो 70 की अगर हम बात करते हैं, चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसकी वैल्यू आएगी 40। लेफ्ट चाइल्ड जो इसका है उसमें वैल्यूज हैं 10 20। और इसके राइट चाइल्ड में जो कीज है वो है आपकी से 50 60, और जो नेक्स्ट की आपकी इंसर्ट हुई है विच इज 70। जो नेक्स्ट की हमने अभी अभी इंसर्ट करी है से यहाँ पे मैंने 60 को इंसर्ट किया था, और अभी अभी मैंने इंसर्ट किया है 70 को। यहाँ पे मैंने 70 को इंसर्ट कर दिया। तो अब आप देखेंगे ये नोड की पोजीशन भी क्या होगी जी, फुल। अब जो मैं नई की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करूँगा से मुझे न्यू की वैल्यू इंसर्ट करनी है। 70 के बाद जो न्यू की है उसकी वैल्यू क्या है, से दिस इज 80। द न्यू की वैल्यू इज 80। तो अगर हम 80 की बात करते हैं, 80 का इंसर्शन करते हैं तो वो भी इसी नोड में आएगा। देखिए इसी नोड में आएगा। तो इस नोड की क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिट करने के बाद एक की जो होगी वो पेरेंट नोड में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी इसके पास मिनिमम की है और इसमें और भी कीज आ सकती हैं पेरेंट में। तो हम क्या करेंगे, मान लिया जैसे हम 2 कीज को लेफ्ट में रख रहे हैं, एक को राइट में, तो 70 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये तो आपको क्लियर है ना, 70 विल बी शिफ्टेड अपवर्ड। तो अब जब आप स्प्लिट होगी, ये फुल है तो स्प्लिट होगी, फुल होगी तो स्प्लिट होगी। तो आप इस केस में देखेंगे ऊपर की शिफ्ट हो जाएगी, दिस इज 40 70, और इसके लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सो दिस इज 10 20। और 40 और 70 के बीच में अगर आप देखेंगे, इन बिटवीन 40 एंड 70 वैल्यूज क्या हो जाएंगी, से 50 60, और 70 के राइट में क्या होगा, ओनली 80। क्या होगा, ओनली 80। देखिए सारी कीज असेंडिंग ऑर्डर में, बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है। 80 के बाद जो नेक्स्ट की आपको इंसर्ट करनी है, व्हाट इज द नेक्स्ट की टू बी इंसर्टेड, दिस इज 30। अगर हम 30 का इंसर्शन करते हैं तो किस नोड में जाएगा, देखिए इन विच नोड इट विल बी इंसर्टेड। 30 की पोजीशन किस में आ रही है,
30 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए बिफोर 40 लेस देन 40, तो इसका मतलब फर्स्ट नोड के अंदर स्पेस अवेलेबल है और इसी में इसका इंसर्शन होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे से दिस इज 40 70, दिस इज 40, 70। इसके लेफ्ट में जो की वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे से 10 20 30, दिस इज 10, 20, 30, और 40 70 के बीच में आप देखेंगे दिस इज 50 60, और 70 के राइट में अगर आप देखेंगे 70 के राइट में आप देखेंगे द वैल्यू इज 80। कितनी वैल्यू है जी? 80। ये बात समझ में आ गई। अब मैं जो ये 10 20, अब देखिए यहाँ पे ये नोट फिर से क्या हो गई फुल, तो डेफिनेटली इट विल बी स्प्लिट। कई बार क्या होता है कुछ की दे देता है और वो पूछता है कि हाउ मेनी टाइम्स नंबर ऑफ स्प्लिट विल बी परफॉर्म। आप मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो जैसे मैं पूरे प्रोसेस में इन कीज को इंसर्ट करूंगा तो हम फुल वाली या स्प्लिट वाली कंडीशन को देख लेंगे, उसको काउंट कर लेंगे, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो अभी हम चीजें देख रहे हैं ये वाली, यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? कुछ तो रेस्पॉन्ड करो। चलिए अब हमारी जो नेक्स्ट की टू बी इंसर्टेड है वो कौन सी है? 35। तो 35 की पोजीशन देखते हैं किस नोड में जाएगी। देखिए 35 भी लेस देन 40 है, वो इसी नोड में आएगा। तो जब इसी नोड में आएगा तो इसमें फर्दर क्या होगी? देयर विल बी स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग में 30 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 35 इज ग्रेटर देन 30। तो हम लेफ्ट में 2 कीज रख रहे हैं, राइट में एक, तो 30 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब 30 ऊपर शिफ्ट होगा देन योर बी ट्री विल लुक लाइक 30 40 70। क्या लगेगा? इट विल लुक लाइक 30 40 70। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके लेफ्ट में जो वैल्यूज हैं, अब यहाँ पे और फर्दर स्प्लिटिंग होगी, और आपने देखा जी इसके लेफ्ट में जो की वैल्यूज होंगी दैट विल बी 10 20 30 और 40 के बीच में जो वैल्यू होंगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 35। कितना हो जाएगा? 35। और 40 और 70 के बीच में जो की वैल्यू होगी दैट विल बी 50 60, दैट विल बी 50 60। अब 70 के राइट में जो की वैल्यू आएगी तो ये वैल्यू आ जाएगी जी 80। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। ये बात आपको सभी को समझ में आ गई कि किस तरह से वर्क कर। दिस इज 40 70 और इसके बीच में जो वैल्यूज हैं दीज आर 50 60 70 एंड 80। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो यहाँ पे जब चीज़ें आपको समझ में आ गई तो अब देखिए ये नॉट फुल हो गया। अगर आप देखेंगे नाउ पेरेंट इज फुल, तो अगर कोई नई की वैल्यू आएगी तो इसको देखिए यहाँ तक ये फुल है, ये स्प्लिटिंग के केस में नहीं आएगा। कब तक? जब तक हमारे पास और कीज नहीं है इसमें इंसर्ट करने के लिए। इस चीज का ध्यान रखना कि अगर नंबर ऑफ स्प्लिट पूछता है तो फुल होने को स्प्लिट नहीं बोलेंगे। अगर आपके पास फर्दर कीज हैं वो तभी स्प्लिट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैं कहता हूं जी मेरे पास 3 कीज थी तो इसमें नंबर ऑफ स्प्लिट्स बताओ, तो नंबर ऑफ स्प्लिट्स क्या होंगे? 0, क्योंकि भाई जब कोई नई की इंसर्ट ही नहीं होनी और उसमें उतना स्पेस है वो आराम से रह सकते हैं। भाई मान लिया मैं ये कहता हूँ मेरे फ्लैट में 3 रूम्स हैं, हर रूम में 1 पर्सन रह सकता है, तो अगर मेरे पास 3 लोग आ गए तो उसमें ओवरफ्लो की तो कोई बात ही नहीं है, 3 लोग आराम से स्टे कर सकते हैं। भाई कोई अगर 4th वन आएगा तब स्प्लिटिंग की जरूरत पड़ेगी। वैसे उस केस में स्प्लिटिंग नहीं, उसमें तो मर्जिंग करनी पड़ती है, एक रूम में एक से ज्यादा लोग रहेंगे। चलिए तो ये हमने यहाँ पे देखा। अब नेक्स्ट की जो हमें यहाँ पे इंसर्ट करनी है आफ्टर 35, द नेक्स्ट की इज 5। किसका इंसर्शन करना है? आई हैव टू इंसर्ट द की 5। तो जब मैं 5 का इंसर्शन करता हूँ, किसका इंसर्शन करता हूँ? 5 का। तो 5 देखिए लेस देन 30 है, लेस देन 20 है, लेस देन 10 है। ये आप देखेंगे इन सबसे कम है 5, तो वो इस नोड में ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे नाउ योर बी ट्री विल लुक लाइक से 30। देखिए इसमें यही होता है कि थोड़ा बार बार बनाना पड़ता है, लेकिन ये ज़रूरी भी है, आप लोग भी नोट्स प्रॉपर बना लेना। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपकी की है उसके अंदर जो सॉरी नोड है उसमें की वैल्यू है 5 10 20। 30 40 के बीच में आपके पास यू आर हैविंग ओनली 1 की विच इज़ 35। इसके बाद 40 और 70 के बीच में आप देखेंगे द कीज आर 50 60। और इसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट नोड है उसके अंदर की कितनी है? 8। ठीक है। अब बात आती है हमारे पास जो लास्ट नोड टू बी इंसर्टेड है, वी हैव टू इंसर्ट द लास्ट नोड। तो लास्ट नोड की जो की वैल्यू है वो कितनी है जी? 15। कितनी है? 15। अब देखते हैं इसको किस पोजीशन पे रखेंगे। आप देखेंगे जी 15 आएगा इस नोड में, बट लेस देन 30 है तो इन बिटवीन जो 15 होगा वो यहाँ कहीं इंसर्ट होगा। तो देखिए यहीं पे आप मेन लॉजिक शुरू होता है। अगर मैं 15 को इंसर्ट करता हूँ, आई एम इंसर्टिंग 15, तो 15 के इंसर्शन में क्या होगा? 15 के इंसर्शन में ये 5 10 अलग हो जाएंगे। यहाँ से ये फुल है, देखिए ये भी फुल है, ये भी फुल है। तो देखिए अगर मैं इसको स्प्लिट करके की ऊपर जाती है तो ये भी स्प्लिट होकर ऊपर अपवर्ड हो जाएगा, तो एक और लेवल इंक्रीज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या करना है आपको, जब 15 आप इंसर्ट करेंगे तो 15 ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली जब 15 आप यहाँ इंसर्ट करना चाह रहे हो तो इसके लेफ्ट में 5 10 आ जाएंगे,
और राइट में 20, लेकिन ये 15 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सपोज करो 15 यहाँ पे आ गया, इसकी फर्दर स्प्लिटिंग होगी क्योंकि लेफ्ट में हम 2 कीज रख रहे हैं, तो जो 40 है, ये जो मेरा 40 है, ये क्या बन जाएगा, पेरेंट। 40 क्या बन जाएगा, पेरेंट। तो देखिए इसकी स्प्लिटिंग के बाद योर ट्री या बी ट्री विल लुक लाइक, से दिस इज 40, ये वैल्यू क्या 40, 40 के लेफ्ट में जो वैल्यू है, 40 के लेफ्ट में वैल्यू है 30, वैल्यू इज 30, और 40 के राइट में जो वैल्यू है, द वैल्यू इन द राइट ऑफ 40 इज 70। कितनी वैल्यू है जी, 70। ये बात समझ में आ गई, ये वैल्यू कितनी है, 70। लेकिन क्या ये करेक्ट है, नो इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि इस नोड में देखिए 40 के लेफ्ट में 15 और 30 आएगा, देयर विल बी 15 एंड 30। बस ये ध्यान रखना, क्योंकि सिंगल तो नहीं आएगा क्योंकि ये नोड ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इट विल बी 15, 30, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 15, 30। सॉरी, ये आपने देखा जी, ये 15, 30 हो गया, राइट में क्या हो गया, 70। अब जो बाकी की कीज हैं उसको लगा दो आप। 15 के लेफ्ट में क्या आ जाएगा, 5, 10। 15 के लेफ्ट में आपका क्या होगा, दिस इज 5, 10। 15 और 30 के बीच में क्या होगा, व्हाट विल बी इन बिटवीन 15 एंड 30। तो ये आप देखेंगे कि 15 और 30 के बीच में जो वैल्यू है कितनी है, दिस इज 20। भाई 15 और 30 के बीच में वैल्यू 20 है। इन बिटवीन 30 एंड 40 कितनी वैल्यू है, इन बिटवीन 30 एंड 40, 30 और 40 के बीच में आपके पास वन वैल्यू विच इज 35, विच इज 35। 70 के लेफ्ट में 40 से ग्रेटर देन और 70 से लेस देन कौन कौन सी वैल्यू है, दीज आर 50, 60, और 70 के राइट में एज इट इज 80। 70 के राइट में क्या है, 80। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आपने ये कि बी ट्री बनाया जिसके अंदर टोटल कितने लेवल्स हैं, देयर आर नंबर ऑफ लेवल्स। अगर हाइट हम 0 से शुरू करते हैं, से 0, 1, 2, तो हाइट कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ लेवल्स के बराबर है। तो डिपेंड करता है, देखिए एग्जामिनेशन में वो क्या देता है। तो 3 लेवल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम रूट को 1 लेवल पर रखते हैं, 1, 2, 3, 0 पे रखते हैं तो उसी हिसाब से आएगा। तो ये आपने देखा कि भाई ये मेरा बी ट्री बना। अब मैं अगर बात करता हूँ जी रिकॉर्ड पॉइंटर की, तो रिकॉर्ड पॉइंटर डिपेंड करता है नंबर ऑफ कीज के। किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कीज। तो कई बार एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर भी पूछ ले जाते हैं। तो रिकॉर्ड पॉइंटर को बताने के लिए आपको पूरा ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रिकॉर्ड पॉइंटर्स हैं, क्योंकि वो किसको पॉइंट करता है, हर एक रिकॉर्ड को। सो द नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कीज। तो आप यहाँ देखेंगे एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूं। यहां पे आप देखेंगे नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कीज, नंबर ऑफ कीज। तो यहां पे मैं अगर रिकॉर्ड पॉइंटर बनाना चाहता हूं तो हर एक की के साथ एक रिकॉर्ड पॉइंटर एसोसिएट होगा। हर एक की के साथ क्या होगा, एक रिकॉर्ड पॉइंटर। तो यहां पे आप देखेंगे दिस इज से RP1 रिकॉर्ड पॉइंटर 1, दिस इज रिकॉर्ड पॉइंटर 2। सिमिलरली ये 15 के साथ आएगा रिकॉर्ड पॉइंटर 3, और 20 के बाद भी क्या आएगा, रिकॉर्ड पॉइंटर 4। देन 30 के बाद आएगा रिकॉर्ड पॉइंटर 5, 35 के बाद आएगा रिकॉर्ड पॉइंटर 5, और इसके बाद 50 के बाद आएगा बेसिकली रिकॉर्ड पॉइंटर 6, नहीं 40 के बाद भी आएगा। 35 के बाद तो 40 है ना। सो यहाँ पे आएगा रिकॉर्ड पॉइंटर 6, 7, देन 8 एंड देन 9 एंड देन 10। ये 9, 10 जो बना रहा हूँ दीज आर रिकॉर्ड पॉइंटर बेसिकली। तो इतने सारे रिकॉर्ड पॉइंटर्स अवेलेबल होंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे 10 कीज थी, आप काउंटिंग भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 10। तो इज इक्वल टू कितना हो गया जी, 10 इस केस में। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई कैसे हमें कंस्ट्रक्ट करना है बी ट्री। अभी तक हमने क्रिएशन समझा है, बात आती है अब इंसर्शन। इंसर्शन भी हमने क्रिएशन के साथ समझ लिया। तो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो समझना है कि अगर हमें डिलीशन परफॉर्म करना है, जिसमें डिलीशन के केस में मैंने क्या बताया कि नोड है, नोड को स्टेबल बनाने के लिए, ट्री को स्टेबल बनाने के लिए अगर किसी नोड में मिनिमम नंबर ऑफ कीज की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो बोरो करता है फ्रॉम इट्स नेबर नोड। नेबर नोड में अगर राइट नेबर नोड एग्जिस्ट नहीं करता तो लेफ्ट से करेगा, और अगर उसके लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो डिपेंड करता है कि किससे वो बोरो करे जिससे कि उसके अंदर अंडरफ्लो वाली कंडीशन ना आए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और जो कीज की असेंडिंग ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी है वो भी फुलफिल होती रहे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं। उस एग्जाम्पल को करने के बाद फिर हम गेट के PYQs करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं। ये क्लियर है? चलो आइए स्टार्ट करते हैं विद वन मोर एग्जाम्पल, क्योंकि वो जरूरी है जिसमें हम डिलीशन को लर्न करेंगे। डिलीशन में यूजुअली बच्चों से गलती होती है,
बट ये जो मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ इसके बाद आई होप कि आप नहीं कर पाएंगे मिस्टेक. कंस्ट्रक्ट ए बी ट्री ऑफ डिग्री 4. कंस्ट्रक्ट ए बी ट्री of degree 4, B tree of degree 4, and perform the following operations, and perform the given operations. You can say perform the given operations. Given operations. आइए इसको समझते हैं जो हमें परफॉर्म करने हैं ऑपरेशंस. तो इसमें देखिए जो आपकी पहले तो जो इंसर्शन हमें किस किस का करना है वो कहते हैं जी आपके पास एम्प्टी बी ट्री है उसमें आपको इंसर्ट करना है. किस किस को इंसर्ट करना है उसने वैल्यूज दे रखी हैं. से 5 3 21 9 1 13 2 7 10 12 4 8. एंड जो मुझे डिलीट करना है विच इज़ 2 21 10 3 4. ये मुझे डिलीट करना है. ये बात आप समझ में आ गई कि ये चीज़ मुझे डिलीट करनी है. तो आइए इसका आगे सॉल्यूशन हम देखते हैं. तो जैसे हमें यहाँ पे डिग्री 4 की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, m इज इक्वल टू कितना है जी यहाँ पे m इज इक्वल टू 4. तो मिनिमम कीज आप मिनिमम आपने फाइंड आउट किया चिल्ड्रन. टोटल चिल्ड्रन तो 4 है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग द चिल्ड्रन, चलिए मिनिमम चिल्ड्रन की अगर हम बात करते हैं तो वी कैन राइट इट एज m/2 - 1. भाई वैसे मिनिमम कीज इतनी है तो की क्या रिप्रेजेंट करती है चिल्ड्रन. ओ उल्टा हो गया. दैट विल बी, हमें बताना है मिनिमम कीज. तो मिनिमम कीज हो जाएगी डिवाइडेड बाई, हमें चिल्ड्रन में +1 हो जाएगा. ये थोड़ा सा आगे पीछे करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी. तो मैं इसको करेक्ट ही कर देता हूँ. सिर्फ दीज आर नंबर ऑफ कीज, वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं. नहीं तो सोचेंगे कि सर ने यहाँ पे अलग फॉर्मूला लगा दिया. आई एम नॉट राइटिंग अनदर फॉर्मूला. सो मिनिमम कीज इज इक्वल टू अपर बाउंड ऑफ m/2. ये अभी हमने प्रीवियसली भी कैलकुलेट किया था. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट कम्स आउट टू बी 2. कितनी वैल्यू होगी जी, ये 2 वैल्यू हो गई. यहाँ तक आपको सभी को क्लियर है. एक सेकेंड लेट मी रिफ्रेश. हाँ तो मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई. अब इसमें मिनिमम चिल्ड्रन कितने हो गए जी, मिनिमम चिल्ड्रन इज इक्वल टू, आप देखेंगे कीज -1 इज इक्वल टू 1 एंड मैक्सिमम चिल्ड्रन इज इक्वल टू 4 - 1 विच इज 3. ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था. तो नथिंग इज न्यू इन दैट केस. चलिए तो इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं. ये मिनिमम मैक्सिमम की हमारी बात होगी. तो अब पहले हम कीज को इंसर्ट कर लेते हैं और इंसर्ट करने के बाद हम डिलीशन परफॉर्म कर देते हैं. देखिए जो कीज हमें इंसर्ट करनी है थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा है लेकिन इस क्वांटिटी ज़्यादा को परफॉर्म करने से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एज्यूम किया. देखिए फर्स्ट की क्या है, द फर्स्ट की इज़ 5. ये आपने इंसर्ट करी, करेक्ट. ये फर्स्ट नोड में चली जाएगी एज इट इज़. 5 के बाद नेक्स्ट की क्या है 3. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी 3 5. कितनी हो जाएगी 3 5. इसके बाद आप देखेंगे दिस इज 21. तो जब 21 की आप बात करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3 5 21. इसके बाद आप देखेंगे जो नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में कीज जाएंगी. इसके बाद है 9. अब देखिए क्योंकि मैक्सिमम कीज कितनी होनी चाहिए, चिल्ड्रन कितने होने चाहिए 3. कुछ मैंने यहाँ पे मैक्सिमम चिल्ड्रन जो थे हमारे वो कितने थे, मिनिमम कीज तो हमारी 1 थी और चिल्ड्रन 2 थे. तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम चिल्ड्रन लिख दिया, मिनिमम चिल्ड्रन 1 मैक्सिमम चिल्ड्रन इतने. कीज कितनी हो जाएंगी मैक्सिमम 4. करेक्ट. भाई मैक्सिमम चिल्ड्रन 3 हो सकते हैं. कुछ हमने यहाँ पे उल्टा तो नहीं लिख दिया. एक सेकेंड लेट मी चेक इट. एक सेकेंड. हाँ यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया. वो हम शुरू में सही कर रहे थे. ये जो मिनिमम चिल्ड्रन है, देखिए ये वाला कन्फ्यूज़न जो हुआ था दैट वाज करेक्ट. ये हमारे मिनिमम चिल्ड्रन है और ये कीज़ हैं. नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सारा उल्टा पुल्टा हो जाएगा. सारा कॉन्सेप्ट ही ऐसा लगेगा कि सर ने क्या करा दिया. सो दीज आर द मिनिमम चिल्ड्रन. मिनिमम चिल्ड्रन कितने हो गए 2. तो मिनिमम कीज़ कितनी हो गई 1. करेक्ट. और मैक्सिमम कीज़ वैसे आप लोगों ने अपने आप से देख लिया होगा कि सर ने प्रीवियस में ये कराया था. तो मैक्सिमम कीज़ कितनी होगी 3. ठीक है. तो मैक्सिमम की यहाँ पे 3 हो गई.
जब ये मैक्सिमम की 3 हो गई तो ये फुल वाली कंडीशन हो गई। अब क्योंकि मुझे नेक्स्ट नोड इंसर्ट करनी है, यहाँ पे मैंने 3 इंसर्ट किया था, यहाँ पे मैंने 21 इंसर्ट किया था। नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट 9। क्या इंसर्ट करने जा रहा हूँ? 9। तो जब मैं 9 इंसर्ट करूंगा तो इसको क्या होना पड़ेगा? इट हैज़ टू स्प्लिट। और स्प्लिटिंग हमने प्रीवियस केस में करी है कि भाई हम लेफ्ट साइड में 2 कीज रखेंगे, राइट में 1। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? ये 9 हो गया, और 9 के लेफ्ट में जो की वैल्यूज़ होंगी वो की वैल्यूज़ क्या होंगी? दीज विल बी से 3 5, और राइट में जो की वैल्यू होगी दैट विल बी 21। कितनी वैल्यू हो जाएगी? 21। तो ये की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली। आइए देखते हैं नेक्स्ट की वैल्यू। नेक्स्ट की वैल्यू क्या? 1। तो 1 का अगर मैं इंसर्शन करता हूँ तो 1 लेफ्ट ऑफ 9 आएगा, और वो 3 के भी लेफ्ट में आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी से 9, और 9 के लेफ्ट में क्या हो जाएगा? 1 3 5 से दिस इज 1 3 5, और 9 के राइट में जो की वैल्यू होगी दैट विल बी 21। इसके राइट में की वैल्यू कितनी होगी? 21। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने किसको इंसर्ट किया है? 1 को। तो दिस नॉट इज फुल, ये नॉट फिर से फुल है। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू स्प्लिट इट। क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो नेक्स्ट की टू बी इंसर्टेड है वो 13 है। ये नोट क्या है जी? 13 है। इसको मुझे इंसर्ट करना है। तो 13 को जब मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, ये स्प्लिट होता है, तो 13 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे पास जो मेरा बी ट्री होगा इट विल लुक लाइक 9, 13। देखिए 2 कीज नीचे, वो हम क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं लेफ्ट में। तो यही कॉन्सेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं। आप कोई सा भी कर सकते हो, अगर आपको यही इसी में कंफर्टेबल है तो आप भी यही करिए। और फिर हमने देखा 5, और 5 हो गया। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हो गया? 9 हमारा ऊपर गया, 9 नहीं, कुछ सुनो, ऊपर तो 9 था ही, हमारा 13 आया। तो हमारा हो गया 9 13, 13 यहाँ पे आया था। नहीं नहीं, पता भी हमने एक मिस्टेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 13 हमारा लेफ्ट में थोड़ी आएगा, 13 तो हमारा राइट में आएगा। तो वो तो एज इट इज इंसर्ट हो जाएगा, वो तो एज इट इज इंसर्ट हो जाएगा। कुछ यहाँ पे हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। 13 हमारा एज इट इज इंसर्ट हो जाएगा, उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो ग्रेटर देन 9 है, और ग्रेटर देन 9 है तो राइट वाले नोड में चला जाएगा। तो वैसे आप समझ चुके होंगे इसको कि सर कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हैं। करेक्ट। सॉरी। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 9, और 1 3 5 ही रहेंगे इस नोड में। दीज आर 1 3 5। सॉरी, ये 1 3 5 है, और इसके राइट में वैल्यूज हो जाएंगे 13, 21। अब इसके 13 के आगे आप देखिए जो नेक्स्ट की वैल्यू है दिस इज 2। ये हमारी फुल है। ये यहाँ पे स्प्लिट नहीं हुई। देखिए मैंने गलती से स्प्लिट लिख दिया क्योंकि मुझे लगा था कि इसमें आने वाली है, यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं हुई, बट इट विल बी स्प्लिट राइट नाउ। ये फुल हो गई, नाउ इट विल स्प्लिट। क्या होगा? ये स्प्लिट करेगा। 13 के बाद जो नेक्स्ट की वैल्यू है दिस इज 2। ये की वैल्यू क्या है जी? 2 है। जब ये स्प्लिट करेगा तो देखिए यहाँ पे अब इस नोड में 2 आएगा, तो 1 2 3, 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नाउ इट इज करेक्ट, मतलब ऑर्डर वाइज ये करेक्ट है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे बना लेता हूँ, तो आप ये देखेंगे 3 9, 1 2 इन द लेफ्ट ऑफ 3, 1 2 इन द लेफ्ट ऑफ 3, और 3 9 की अगर हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 3 9, तो 3 हमारा ऊपर शिफ्ट हो चुका, 9 उसके सॉरी 5 उसके राइट में आ जाएगा, 5 उसके राइट में आ जाएगा, 9 ऊपर ही है, और 9 के राइट में जो हमारी 2 की वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ रहेंगी। दोज विल बी एज इट इज़, क्योंकि ये 3 ऊपर गया, 5 13 एंड 21। दिस इज 13 एंड 21, 13 एंड 21। इसके बाद आप देखेंगे जो नेक्स्ट की है द नेक्स्ट की भी टू बी इंसर्टेड आफ्टर दिस की, 2 के बाद 7। नेक्स्ट की टू बी इंसर्टेड इज 7। तो जब आप 7 को इंसर्ट करेंगे तो 7 की पोजीशन क्या होगी? देखिए की हमेशा इंसर्ट किस में होगी? लीव्स नोट में, लीव्स में। तो यहाँ पे 5 7 वो इसमें आ जाएगा, और ये फुल नहीं है, एम्प्टी है, आई मीन पार्शियली फिल्ड है। तो जब पार्शियली फिल्ड है तो इसकी पोजीशन हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। से 1 2 3 9 के बीच में वी कैन राइट इट एज 5 7, और 9 के राइट में वी कैन राइट एज इट इज 13 एंड 21। तो अभी भी ये
बी ट्री की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब 7 के बाद जो नेक्स्ट की इंसर्ट होगी, द नेक्स्ट की टू बी इंसर्टेड इट इज 10। तो 10 का इंसर्शन देखिए किस में आएगा, ग्रेटर देन 9, तो ये लास्ट वाले नोड में चला जाएगा। तो आप देखेंगे नाउ योर बी ट्री विल लुक लाइक दिस इज 3 9। 3 के लेफ्ट में जो वैल्यूज़ हैं दीज आर 1 2, क्या क्या है 1 2। 3 और 9 के बीच में जो वैल्यूज़ हैं दीज आर 5 7। 9 के राइट में जो वैल्यूज़ हैं, 9 के जो राइट में वैल्यूज़ हैं दीज आर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 9 के राइट में वैल्यूज़ हैं 10 13 21। दीज आर 10 13 21। ये 3 9 9 हो गया। यहाँ पे कौन सी वैल्यू थी, दिस वाज जो अभी अभी हमने इंसर्ट करी है, ये कौन सी की थी, दैट वाज 10। इसके बाद जो नेक्स्ट की इंसर्ट होगी दैट इज 12। आइए 12 को इंसर्ट करते हैं। तो जब 12 को इंसर्ट करेंगे तो 12 की पोजीशन कहाँ होगी, देखिए इसमें आएगी। ये वाली नोड हमारी फुल है, तो जब 12 इंसर्ट करेंगे तो ये क्या कर जाएगी, स्प्लिट कर जाएगी। तो जैसे मैंने बताया था कि नंबर ऑफ स्प्लिट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, वो अभी इस क्वेश्चन के बाद हम स्प्लिट मतलब वो जो गेट की प्रॉब्लम है उसमें देखेंगे। 12 यहाँ पे आएगा, तो 12 की पोजीशन क्या होगी, लेफ्ट ऑफ 13। तो 13 मेरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरा जो बी ट्री है इट विल लुक लाइक से 3 9 13। दिस इज 3 9 13। इसके लेफ्ट में अगर आप की वैल्यूज देखेंगे दैट विल बी 1 2 1 2। 3 और 9 के बीच में अगर हम की वैल्यूज देखेंगे दैट विल बी 5 7। 9 और 13 के बीच में अगर हम की वैल्यूज देखेंगे इन बिटवीन 9 एंड 13, देखिए यहाँ पे 10 और 12 आ जाएगा, दैट विल बी 10 12, क्योंकि 12 ऊपर इंसर्ट हुआ होगा और 13 के राइट में क्या होगा 21, दैट विल बी 21। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। इसके बाद जो नेक्स्ट की वैल्यू जो हमें इंसर्ट करनी है दैट इज 12 इंसर्ट हो चुका, नेक्स्ट इज 4 और लास्ट में बचेगा 8। बस फिर हमारा काफ़ी हद तक काम सॉल्व हो जाएगा। दिस इज 4। फिर डिलीशन वाले ऑपरेशन को लर्न करेंगे। 4 का इंसर्शन अगर हम यहाँ पे करते हैं तो 4 की पोजीशन किस में आएगी, इस वाली नोड में, भाई ग्रेटर देन 3 है। नाउ योर बी ट्री विल लुक लाइक, आपका बी ट्री कैसे दिखाई देगा, यहाँ पे आप देखेंगे जो बी ट्री दिखेगा से दिस इज 3 9 13 3 9 13 और 4 को आप इंसर्ट कर रहे हैं तो इसकी की वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी, से दिस इज 1 2 1 2। 9 3 और 9 के बीच में जो की वैल्यू होगी दैट विल बी 4 5 7 और इसके बीच में जो वैल्यू होगी 9 और 13 के दैट विल बी 10 12 और 13 के राइट में वही सेम 21। अब हमारे पास लास्ट की वैल्यू बची एंड लास्ट की वैल्यू इज 8। कौन सी की वैल्यू बची, 8। तो 8 का देखिए इंसर्शन करते हैं तो कुछ स्प्लिटिंग होगी। 8 देखो किस नोड में जाएगा, इसमें जाएगा। 8 की पोजीशन इसमें आएगी, ये फुल है, देखिए ये फुल है, ये भी फुल है। और जैसे मैं यहाँ पे 8 को इंसर्ट करूँगा, देखिए 8 अगर यहाँ पे आता है तो 8 की पोजीशन क्या होगी, ये 7 को ऊपर शिफ्ट कर देगा। 7 जब यहाँ पे आएगा तो ये 9 को ऊपर शिफ्ट कर देगा। हाँ, ये तो अपवर्ड ही तो ग्रो करेगा ट्री, यस करेक्ट। तो अपवर्ड ग्रो करेगा। नाउ योर बी ट्री विल लुक लाइक, हाउ योर बी ट्री विल लुक लाइक, 9 आपका पहुँच गया रूट, 9 इज द रूट। 9 के लेफ्ट में जो वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, 3 और 7। आपने देखा कि 9 के लेफ्ट में वैल्यूज़ हैं 3 7। 9 के राइट में जो वैल्यू है से दिस इज 13। कितनी वैल्यू है, 13। फिर इसके आप लेफ्ट में देखेंगे, 3 के लेफ्ट में अगर आप वैल्यू देखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1 2। ये तो स्प्लिट ही नहीं हुआ, दैट विल रिमेन एज इट इज 1 2। 3 और 7 के बीच में जो वैल्यू है, देखिए 3 और 7 के बीच में जो वैल्यूज़ हैं, ये 7 ऊपर चला गया होगा, 3 7। तो इस 3 और 7 के बीच में जो आपकी वैल्यूज़ हैं दैट विल बी 4 5। कौन कौन सी वैल्यू होंगी, 4 और 5। 7 और 9 के बीच में देखिए वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, 7 और 9 के बीच में आपकी एक ही वैल्यू है दैट इज़ 8। कौन सी है, 8। फिर आएगा 13। 9 और 13 के बीच में आपकी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 9 और 13 के बीच में आपकी वैल्यूज़ हैं 10 12। कौन कौन सी है, 10 और 12। और 13 के बाद में जो आपकी की वैल्यू है दैट इज़ 21। कौन सी है, 21। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। इस तरह से आपका ये फाइनल बी ट्री है आफ्टर इंसर्शन। अब हम परफॉर्म करते हैं डिलीशन। क्या परफॉर्म कर रहे हैं, देखिए डिलीशन। तो डिलीशन में यहीं से शुरू कर देता हूँ। ये तो ऊपर वाला इंसर्शन था, नाउ आई एम परफॉर्मिंग डिलीशन। से मैं डिलीट करना चाहता हूँ, कौन सी डिलीट करना चाहता हूँ, फर्स्ट की वैल्यू है 2। अगर मैं 2 को डिलीट करता हूँ, चलिए मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से बना लेता हूँ, नहीं तो सेम सेम हो जाएगा सारा। तो मैंने यहाँ पे एक डिलीट करना है मुझे 2 को।
तो देखिए अगर मैं 2 को डिलीट करना चाहता हूँ तो 2 को डिलीट करने से मिनिमम जो की बात हो रही है, मिनिमम की 1 होनी चाहिए, तो ये उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं 2 को निकाल देता हूँ तब भी ये मेरा बीटी रहेगा, बस हाँ वो नोट क्या हो जाएगी, अंडर फ्लो में रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम की कितनी हो सकती है 1। आप समझ रहे हैं, अगर एक भी की नहीं रहती तो उसको फिर बोरो करना पड़ता है। बट इस केस में अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ 1 को, देखिए इस चीज़ को आप समझ लीजिए, आई एम डिलीटिंग 1 और 21, एक बार देखना पड़ेगा। अच्छा 2 को अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ, सो देयर विल बी नो मच डिफरेंस, ये ट्री एज इट इज आ जाएगा, दैट विल बी 9। इसके लेफ्ट में जो की वैल्यूज़ हैं दीज आर 3 7, इसके राइट में जो वैल्यू है से दिस इज 13, और 3 के लेफ्ट में जो की वैल्यू है दैट विल बी 1, और 3 और 7 के बीच में जो वैल्यूज़ हैं दीज आर 4 5, और आप देखेंगे 7 और 9 के बीच में जो वैल्यू है से दिस इज 8। 13 के लेफ्ट में जो वैल्यू है, द वैल्यू इन द लेफ्ट ऑफ 13 कितनी वैल्यू है 10 12, और 13 के राइट में जो की वैल्यू है कितना हो गया 21, कितना हो गया 21। ये बात आ गई। अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट की डिलीट करनी है, द नेक्स्ट की टू बी डिलीटेड, 2 हमने डिलीट कर दिया, नेक्स्ट इज 21। अब यहाँ पे वो मेन लॉजिक शुरू होगा कि उसको बोरो करना है अपने नेबर नोड से, या शेखर करेक्ट। अच्छा देखिए शेखर ने बड़ा सही कहा, करेक्ट, कि अगर हमें नंबर ऑफ स्प्लिट फाइंड आउट करने, चलो मैं बता देता हूँ, हमने डिलीशन स्टार्ट कर दिया था, मुझे लगा था बाद में कर देंगे, ये स्प्लिट हुआ, ये भी स्प्लिट हुआ। अगर इस क्वेश्चन में मुझे नंबर ऑफ स्प्लिट्स फाइंड आउट करने तो कितना हो गया 1 2 3, यहाँ पे भी स्प्लिट हुआ था 3, और पीछे चले जाइए आप, 3 के बाद आप देखेंगे दिस इज 4 एंड दिस इज 5, सो टोटल नंबर ऑफ स्प्लिट जो इस इंसर्शन में हुआ इन कीज के साथ दीज आर 5। इज इट करेक्ट शेखर? आइए तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 को हमने डिलीट कर दिया, नाउ वी आर गोइंग टू डिलीट 21 को हम डिलीट करना चाह रहे हैं। तो जब हम 21 को यहाँ पे डिलीट करेंगे, वी वांट टू परफॉर्म डिलीट 21। देखिए ये की कॉन्सेप्ट है समझने वाला। अगर मैं कहता हूँ जो डिलीट 21, तो ये नोड अगर आप देखेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ कीज में अगर ये डिलीट हो जाएगा तो डिलीट होने का मतलब क्या हुआ कि भाई आपकी अंडरफ्लो कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन आ गई? अंडरफ्लो कंडीशन आ गई। तो जब ये अंडरफ्लो कंडीशन आ गई तो इससे कैसे गेट रेड ऑफ होना है? तब यहाँ पे वो बोरो करेगा की एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स नेबर नोड। तो कैसे वो बोरोइंग होगी, आइए इस बोरोइंग को समझ लेते हैं। जब आप 21 को डिलीट करेंगे तो क्या होगा, देखिए बोरो करने के, देखिए इसके राइट में तो कोई नोड नहीं है, तो बोरोइंग कहां से होगी? लेफ्ट से। इट विल बोरो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। कहां से बोरो करेगा? लेफ्ट हैंड साइड से बोरो करेगा। और जब लेफ्ट हैंड साइड से बोरो करेगा तो क्या करेगा? 12 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 13 राइट में शिफ्ट हो जाएगा। 12 विल बी द पेरेंट एंड 13 विल बी द राइट चाइल्ड। आप समझ लो, देखिए क्योंकि ये जब हम 21 को डिलीट करते हैं तो इस नोड के साथ कंडीशन बन जाएगी अंडर फ्लो वाली। क्या बन जाएगी? अंडर फ्लो वाली। और यहां पे ये चेक करना है अंडर फ्लो वाली कंडीशन है तो क्या हो जाएगा? ये बोरो करेगा की को, या बोरो की जगह यू कैन यूज द अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। क्या करेगा? रीअरेंजमेंट ऑफ नोड्स। दिस इज द रीअरेंजमेंट ऑफ नोड्स। ये बात समझ में आ गई? दैट विल बी द रीअरेंजमेंट ऑफ नोड्स। तो जब रीअरेंजमेंट ऑफ नोड्स की बात हो रही है तो देखिए नाउ योर ट्री विल लुक लाइक, चलिए नेक्स्ट पेज पे बना देता हूं। क्या होगा? 9 से इट विल लुक लाइक से 9, लेफ्ट चाइल्ड में से 3 7, ये देखेंगे आप 3 7। इसके बाद राइट में आप देखेंगे 13, इन द राइट यू विल सी द 13। और 3 7 के लेफ्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे 1 4 5, दिस इज 1, ये क्या हो जाएगा? 4 5 4 5। और 7 के राइट में अगर की वैल्यूज की हम बात करें तो 7 के राइट में जो की वैल्यूज होंगी, द वैल्यूज इन द राइट ऑफ 7 दैट इज 8, ये 8 आ गया। और 13 के लेफ्ट में, हाँ मैंने शायद 13 गलत लिख दिया क्योंकि 13 तो राइट में चला जाएगा, ये बोरो इधर से हो रहा है। देखिए 12 ऊपर शिफ्ट होगा और ये 13 कहाँ जाएगा? इसकी पोजीशन ले लेगा। तो 12 पेरेंट होगा, 13 उसका राइट चाइल्ड होगा, से दिस इज 12। ये 12 हो गई वैल्यू, और इसके लेफ्ट में कितना था? 10 एंड देन 13, से दिस इज 10 एंड दिस वैल्यू इज 13। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13। ये मेरे पास एक ट्री बन गया। अब फर्दर जो मुझे नोड डिलीट करनी है, ये देखते हैं कौन सी डिलीट करनी है। उसके बाद मुझे 10 को डिलीट करना है। तो देखिए जब हम 10 को डिलीट करते हैं तो क्या सिचुएशन होगी।
आफ्टर डिलीटिंग 10 मुझे सपोज करो ये नोड डिलीट करना है, आई मीन की डिलीट करना है बेसिकली, लेकिन बाई चांस यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो वो अंडरफ्लो में आ जाएगा, डिलीट 10। तो जब आप 10 का डिलीशन परफॉर्म करेंगे, सो हाउ इट विल लुक लाइक, 10 को जब आपने डिलीट कर दिया तो अब रीअरेंजमेंट कैसे होगा। देखिए अब रीअरेंजमेंट को समझने वाली बात है। अगर हम रीअरेंजमेंट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 13 को अगर मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ, 13 देखिए ऊपर नहीं होगा तो लेवलिंग गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब कहीं से आपको लगेगा कि मुझे यहाँ पे लेवल मेरा रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि लेवल अगर रिड्यूस नहीं होगा तो आपका ट्री बैलेंस्ड नहीं हो पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि भाई मेरे पास जो 3 7 है, ये जो मेरा रूट बना था जो स्प्लिट होकर 9 ऊपर गया था, अब ये नीचे आ जाएगा। तो ये वैल्यूज हो जाएगी आपकी 3 7 9। क्या हो जाएगी 3 7 9, और 9 के राइट में आपकी 2 की हो जाएंगी विच इज 12 एंड 13। कौन कौन सी वैल्यूज हो जाएंगी, दैट विल बी 12 एंड 13। तो देखो आपका अब जो डिलीट करने के बाद है रीअरेंजमेंट आप करेंगे तो आपकी जो की वैल्यू होंगी 3 7 9, दैट इज 3 7 9। 3 के लेफ्ट में जो की वैल्यू होगी दैट विल बी 1। 3 और 7 के बीच में जो की वैल्यू होगी दैट विल बी 4 5। और 7 और 9 के बीच में जो की वैल्यू होगी, 7 और 9 के बीच में जो की वैल्यू होगी दैट विल बी 8। और 9 के राइट में जो की वैल्यू होगी दीज आर 10 12। कौन कौन सी की वैल्यू हो जाएंगी 10 12। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। बस यही समझना, कई बार क्या होता है एग्जाम में ये ट्री दे रखा है और वो कहता है जी हम 10 को डिलीट करते हैं, उसके बाद इनमें से कौन सा ट्री करेक्ट ट्री होगा, तो उसमें से आप चूज करेंगे इस ट्री को। ये बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद जो हमें नेक्स्ट नोड डिलीट करना है, द नेक्स्ट नोड टू बी डिलीटेड इज 3। तो इन दोनों डिलीशन में आपने देखा कि किस तरह से हम नोड्स का रीअरेंजमेंट करते हैं। अब आता है 3, डिलीट 3। आपने लिखा डिलीट 3, तो जब मैं 3 को डिलीट करूंगा तो यहाँ पे भी देखिए रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो रीअरेंजमेंट करने का मतलब क्या हुआ, 3 को मैंने डिलीट कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मर्ज द नोड। अब देखिए मैंने कहा था कि या तो वो लेफ्ट से शेयरिंग हो सकती है या राइट से शेयरिंग हो सकती है। तो लेफ्ट और राइट से अगर हम शेयरिंग की बात करते हैं तो अगर मैं 3 को डिलीट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मिनिमम की 1 रह सकती है, तो 4 को मैं ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ। 4 कैन बी शिफ्टेड अपवर्ड, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने 3 को डिलीट किया, दिस 3 इज डिलीटेड, दिस 4 इज शिफ्टेड अपवर्ड। तो जब मैं 4 को ऊपर शिफ्ट कर दूंगा देन हाउ इट विल लुक लाइक, सो दिस इज 4 7 9, दिस इज 4 7 9। 4 के लेफ्ट में गया 1, 4 और 7 के बीच में जो वैल्यू है, 4 और 7 के बीच में जो 5, और 7 और 9 के बीच में जो की वैल्यू है दिस इज 8, और 9 के राइट में जो की वैल्यूज हैं दीज आर 10 12। कौन कौन सी हैं, 10 और 12। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ये 10 12 ही है, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। 9 के बाद 10 12, क्योंकि 10, ओ बताओ हमने क्या गलती कर दी, 10 तो डिलीट हो चुका है तो दीज आर 12 13। तभी तो मैं कह रहा 10 डिलीट हो चुका है, 10 इज डिलीटेड, सो दीज वैल्यूज आर 12 13, दीज आर 12 एंड 13। तो आप प्लीज करेक्ट इट एट योर एंड, क्योंकि देखिए हमने 10 को डिलीट कर दिया तो अब तो बचा हुआ तो 12 और 13 होगा ना, ये दोनों बचेंगे, करेक्ट। चलो तो यहां से हमने डिलीशन परफॉर्म किया और ये हमारा ट्री बचा। अब इसके बाद अगर हमें डिलीट करना है, सो वी हैव टू डिलीट द लास्ट नोड। जो हमारा ऑपरेशन है, हमें 4 को डिलीट करना है। तो अब यहाँ पे भी आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि सपोज करो मैंने किया जी डिलीट 4। अब मुझे देखना है कि लेफ्ट और राइट चाइल्ड में क्या एडिशनल की है, नो, देयर इज नो एडिशनल की। अगर मैं जब कोई एडिशनल की उसके लेफ्ट या राइट चाइल्ड में नहीं होगी तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी विल मर्ज द कीज। हम क्या कर देंगे, 2 डिफरेंट नोड्स की कीज को मर्ज कर देंगे। बस यहाँ पे मर्ज कर दो आप, क्योंकि अगर एक से ज्यादा कीज इसके अंदर होती तो हम उसको ऊपर शिफ्ट कर देते जैसा हमने प्रीवियस केस में किया है। तो इस केस में वैल्यूज क्या आ जाएंगी, दीज वैल्यूज विल बी, यू विल राइट इट एज लाइक 7 9। 7 के लेफ्ट में जो की वैल्यू होंगी दैट विल बी 1 5 1 5। 7 और 9 के बीच में, 7 और 9 के बीच में जो वैल्यूज होंगी, सो दिस इज 8। 9 के राइट में जो की वैल्यू होगी दैट विल बी 12 13। कितना हो गया, 12 और 13। सो दिस इज योर फाइनल बी ट्री, दिस इज द फाइनल बी ट्री। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी कि किस तरह से ये वर्क करता है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे हमने अभी कॉन्सेप्ट लर्न किया है बी ट्री का। अब बात ये आती है कि सर बी प्लस ट्री अगर हमें करना हो तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ बी प्लस ट्री। क्या बी प्लस ट्री के लिए हमें कुछ एडिशनल लर्न करना चाहिए, तो आई विल से नो, आपको कुछ भी एडिशनल लर्न करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ 3 की पॉइंट मैं बताऊंगा,
आपको बी ट्री समझ में आ गया, बस बी ट्री की जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं वो फॉलो करनी है, और जो थ्री कीज पॉइंटर्स आई मीन थ्री कीज फीचर्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको उन थ्री कीज फीचर्स को याद रखना है। बस जो आपने बी ट्री बनाया, जो आपने ऑपरेशंस परफॉर्म किए, वो सारे एज इट इज ही होंगे। सिर्फ आपको ये जो तीन की पॉइंटर्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, तीन की पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं, इसका आपको ध्यान रखना है इन केस ऑफ बी प्लस ट्री। आइए देखते हैं ये थ्री की पॉइंटर्स क्या क्या है। व्हाट आर दीज थ्री की पॉइंटर्स? तो यहां पे अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको द कॉन्सेप्ट ऑफ बी प्लस ट्री, क्योंकि बस उसके बाद फिर गेट पीवाईक्यूज करेंगे। बी प्लस ट्री, तो देखिए बी प्लस का मतलब ही समझ में आ रहा है कि दिस इज बी ट्री प्लस व्हाट, दिस इज बी ट्री प्लस, इसका नेक्स्ट क्या होगा, इसमें क्या हम इसमें एक्सटेंड कर रहे हैं, व्हाट इज दैट एक्सटेंशन? सो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ बी ट्री प्लस एक्सटेंशन। अब ये जो एक्सटेंशन वाला पार्ट है, इसके लिए यू नीड टू रिमेंबर द फॉलोइंग थ्री की पॉइंट्स। वो की पॉइंट्स क्या है इस एक्सटेंशन के लिए? द की पॉइंट्स आर, जो आपको देखिए आपको कुछ एडिशनल लर्न करने की बी प्लस ट्री के लिए जरूरत ही नहीं, बिल्कुल एकदम ध्यान में रखना। बी ट्री आपको समझ में आ गया, यहां पे जो मैं आपको बी प्लस ट्री बता रहा हूं, बस ये तीन बातें ध्यान रखना। किसी भी बी ट्री को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? बी प्लस ट्री में। तो आपको कुछ इतने सारे पॉइंट, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। पांच की कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको बी ट्री में बताई, और जो बी प्लस ट्री में मैं आपको थ्री की पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, बस ये याद रखना, आपका पर्पज मीट आउट हो जाएगा। तो वो क्या है की पॉइंट्स? देखिए फर्स्ट की पॉइंट, फर्स्ट की पॉइंट देखिए क्या कहता है। तो फर्स्ट की पॉइंट कहता है ऑल कीज सिमिलर इन लीव्स एट लास्ट लेवल। देखिए आप ये समझिए, ऑल कीज अवेलेबल, ये तो हम जानते हैं कि सारी कीज कहां पे अवेलेबल होती हैं? एट द लास्ट लेवल। अब ये बात यहां ध्यान रखना कि अभी तक हमने बी ट्री में देखा है कि हर एक नोड में की वैल्यू है, लेकिन बी प्लस ट्री क्या कहता है कि सारी की वैल्यूज कहां पे स्टोर्ड होंगी? इन द लास्ट लेवल। कहां पे स्टोर्ड होंगे? लास्ट लेवल पे। सो ऑल कीज अवेलेबल, all keys available, all keys available in leaves, in leaves, or you can say at last level, at last level। ये समझ लेना कि ये जितनी भी की हैं, जो वैल्यू है वो लास्ट वाले लेवल पे रहेंगी, आप समझ रहे हो। लेकिन क्योंकि डाटाबेस में डुप्लीकेसी नहीं होती, तो लेकिन अगर एग्जामिनेशन में पॉइंट आ जाए, मान लिया आपको एलिमिनेट करने हैं, ऑप्शन आ जाए, इसमें आप ये भी लिख सकते हो अबाव लेवल के जो नोड्स हैं उनमें भी वो कीज रह सकती हैं इन डुप्लीकेट फॉर्म। लेकिन डाटाबेस के आप फीचर जानते हैं कि देयर शुड बी नो डुप्लीकेसी, रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें ये चीज आप रख सकते हो बी प्लस ट्री में, अबाव लेवल कीज आर स्टोर्ड इन डुप्लीकेट फॉर्म। और लीव्स में तो सारी कीज रहेंगी ही रहेंगी, उसके ऊपर वाली उसको डुप्लीकेट फॉर्म में स्टोर करा सकते हैं। अबाव लेवल लीव्स, अबाव लेवल कीज, सॉरी, अबाव लेवल कीज आर स्टोर्ड इन डुप्लीकेट फॉर्म, इन डुप्लीकेट फॉर्म। आप समझ रहे हो, अबाव लेवल की जो कीज हैं वो डुप्लीकेट फॉर्म में रह सकती है। मतलब अगर ऑप्शन सिलेक्शन की बात आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, वैसे एक ही पॉइंट है, सारी कीज कहां पे स्टोर होंगी? लीव्स में। लेकिन अगर आपको अबाव लेवल पे भी रखनी, यू कैन कीप देम इन द डुप्लीकेट फॉर्म। अब आता है नेक्स्ट, जो सेकंड की पॉइंट आपको याद रखना है, ऑल रिकॉर्ड पॉइंटर्स आर स्टोर्ड इन लीव्स ओनली। जितने भी रिकॉर्ड पॉइंटर होंगे वो नॉन लीव्स में जनरेट नहीं होंगे। कहां पे जनरेट होंगे? ओनली बाई लीव्स। इस चीज का ध्यान रखना। ऑल रिकॉर्ड पॉइंटर्स, मैं भी एग्जाम्पल भी बताऊंगा, ऑल रिकॉर्ड पॉइंटर्स, ऑल रिकॉर्ड पॉइंटर्स आर स्टोर्ड और जनरेटेड, आर स्टोर्ड और जनरेटेड in leaves only, in leaves only। इसके बाद मैं थर्ड आपको बताता हूं, जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल लीव्स आर
completed, all leaves are completed with each other, all leaves are connected instead of completed, these are connected, सारे के सारे connected होंगे in the form of linked list. All leaves are connected, all leaves are connected, all leaves are connected with each other in the form of linked list, with each other in the form of linked list, in the form of linked list. किसकी फॉर्म में कनेक्टेड है? दीज ऑल लीव्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट. तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं. जो बी ट्री आपने बनाया है उस बी ट्री को ही आप यूज करके इन 3 पॉइंट्स को अप्लाई कर दो तो वही बी ट्री आपका क्या बन जाएगा? बी प्लस ट्री. आइए एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. जो मैंने बी ट्री का फर्स्ट एग्जाम्पल आपको बताया था, आइए उसी को मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ. लेट मी कंसिडर द फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने स्टार्टिंग में किया था. और वो फर्स्ट एग्जाम्पल कहाँ है? आइए उसको ले लेते हैं. देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने किया था ये वाला हमारा एग्जाम्पल था 40, 15, 30, 70. तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखना, मैं इसके एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझा रहा हूँ. सिर्फ 40, 15, these are say 15, 30 और उसके राइट में क्या था? दैट वाज 70. ये वैल्यू कितनी थी? दैट वाज 70. इसके बाद जो नेक्स्ट की वैल्यूज हैं, दिस इज नहीं, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इसलिए ले रहा हूँ 5, 10, 20, 35. 5, 10, 20, 35. एक सेकेंड. दीज आर 5, 10. इसके बाद आप देखेंगे 20 एंड दिस इज 35. दिस इज 35. और इसके आगे आप देखेंगे 70 के लेफ्ट में कितनी वैल्यू? यहाँ पे 35 आ गई. और ये तो मैं अभी उस ट्री को कॉपी कर रहा हूँ, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सारी वैल्यूज कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए? दे मस्ट बी स्टोर्ड इन लीव्स. 70 के लेफ्ट में क्या है? एक सेकेंड, ये हमारे पास है 50, 60, 80. दीज आर 50, 60, 80. दीज आर 50, 60 एंड 80. दिस इज 50, 60 और ये वाली वैल्यू क्या है? दिस इज 80. ये बात समझ में आ गई. अब देखिए यहाँ पे अब मेन काम शुरू होता है कि अब मैं इसमें तीनों पॉइंट लगाता हूँ. फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है जी? ऑल कीज अवेलेबल इन लीव्स. तो सारी की सारी कीज कहाँ जाएंगी? लीव्स में. तो अगर ये लीव्स में आएंगी, देखिए जैसे ये 5, 10 है, ये 5, 10 है, इट इज करेक्ट. अब 5, 10 के आगे क्योंकि कीज तो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, तो ये 15 कहाँ जाएगा? ये 15 किस में आ जाएगा? 20 वाले नोड में. 15 किस में आएगा? 20 वाले नोड में. तो यहाँ पे मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा रहा हूँ नोड का. तो यहाँ पे आ गया जी आपका 15 कॉमा. लेकिन अब देखिए डुप्लीकेसी की फॉर्म में आप ऊपर रख भी सकते हो और उसको आप एलिमिनेट कर दें. मैं एक साथ बाद में एलिमिनेट कर दूंगा. 15, 20. अब ये 30 ऊपर है तो 30 नीचे आ जाएगा, 30 भी नीचे आ जाएगा. 30, 35. भाई 30, 35 हो गया. इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट की क्या है? देखिए ये 40 है, ये 70 है. तो ये 40 इधर तो जाएगा नहीं. देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना, 40 राइट में तो जा ही नहीं सकता क्योंकि 70 है. ये जा सकता है, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा. देखिए 40 को हम इधर ला सकते हैं. क्या ये 40 इस नोड में आ सकता है? नो, क्योंकि इसके लेस देन होंगी इधर वैल्यूज. तो 40 का आएगा लेफ्ट ऑफ 70. लेफ्ट ऑफ 70 अगर आएगा तो लेफ्ट ऑफ 70 में क्योंकि जाना तो उसको लीव्स में है, सो इट विल बी इन दिस लीव नोड 40, 50. अब आपके पास 50, 40, 50, 60 हो गया. ये 70 कहाँ चला जाएगा? राइट में. 70 विल गोज टू द राइट लीव नोड. ये आपका 70 आ गया. तो सारी नोड डुप्लीकेट फॉर्म में आपकी लीव्स में आ गई. ऑल आर इन द लीव्स नोड. तो अब जैसा मैंने आपको बताया था कि डुप्लीकेसी रख भी सकते हो, लेकिन यूजुअली डाटाबेस में रिडंडेंसी को हम नहीं रखते. तो नहीं रखते तो ये सारी नोड क्या हो जाएंगी? एम्प्टी. तो आपने लिंक लिस्ट देखा बी प्लस ट्री में, आपने देखा होगा या तो इस फॉर्म में देखे होंगे या कुछ बुक्स ने नोटेशन दे रखी होगी कि भाई डुप्लीकेट फॉर्म में स्टोर्ड है. ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए, तो यहां तक अगर आपको चीज क्लियर होगी. अब बात आती है कि ये सारे के सारे नोड आपस में कनेक्टेड है इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट. तो लिंक लिस्ट में ये बाई डायरेक्शनल है, से यू कैन से दीज आर कनेक्टेड एज ए डबली लिंक लिस्ट.
क्योंकि ईच अदर कनेक्टेड है, इधर से इधर को एक्सेस कर सकते हैं, इधर से इधर एक्सेस कर सकते हैं। फॉर फास्टेस्ट एक्सेस आप जानते ही हम किसको यूज करते हैं, डबल लिंक्ड लिस्ट को। ये बात आपको समझ में आ गई। तो आप यहां पे देखेंगे इन सॉरी, अब हमारे जो रिकॉर्ड पॉइंटर की बात करेंगे, तो अब अगर आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, ऑल रिकॉर्ड्स पॉइंटर्स आर स्टोर्ड जनरेटेड इन द लीव्स ओनली। ये भी हमने डन कर दिया, ये भी डन कर दिया। बचता थर्ड, ऑल लीव्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट। ये भी बात हो गई जी। हाँ, ऑल रिकॉर्ड पॉइंटर्स आर स्टोर्ड, ये हमने कवर कर लिया। रिकॉर्ड पॉइंटर बचा हुआ है, स्टोर्ड और जनरेटेड इन द लीव्स ओनली। तो आइए देखिए, रिकॉर्ड पॉइंटर जितने नंबर ऑफ कीज होती हैं उतने ही उसके करस्पॉन्डिंग हमारे क्या होता है, रिकॉर्ड पॉइंटर। तो रिकॉर्ड पॉइंटर की अगर हम बात करें तो दिस विल बी रिकॉर्ड पॉइंटर 1, दिस विल बी पॉइंटर टू रिकॉर्ड सेकेंड, दिस विल बी पॉइंटर टू रिकॉर्ड थर्ड, दिस विल बी pointer to record 4, this will be pointer to record 5, this will be pointer to record 6, this will be pointer to record 7, this will be pointer to record 8 and this will be pointer to record 9। तो अब आपको लगेगा कि B प्लस ट्री में अननेसेसरी हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंटर टू रिकॉर्ड 10 एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग पॉइंटर टू रिकॉर्ड 11। तो टोटल आप रिकॉर्ड आप देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरीके से आपके टोटल रिकॉर्ड पॉइंटर्स कितने हो गए, 11। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी कि किस तरह से हम किसी बी ट्री को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, बी प्लस ट्री में। तो आपको सिर्फ 3 चीजें ध्यान रखनी है, बी ट्री के ही कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है कि किस तरह से हम बी ट्री से बनाते हैं बी प्लस ट्री। आइए अब हम गेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। बी ट्री में आपने कौन कौन से कॉन्सेप्ट को लर्न किया, थोड़ा सा उसका रिकैप ले लो। हमने देखा कि जो बाइनरी सर्च ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री भी हमारा एक एमवे सर्च ट्री है। एमवे सर्च ट्री है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज 2 वे सर्च ट्री, क्योंकि कितनी कीज होती है उसके अंदर, 2 कीज होती है। फिर हमने देखा था इसके अंदर ड्रॉबैक थी, वो ड्रॉबैक थी कि वो स्क्यूड बन जाता था जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती थी। फिर हम गए एक ऑर्गेनाइज्ड या स्ट्रक्चर्ड बी ट्री में, या एक एमवे सर्च ट्री विद सम रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, जिसमें हमने बी ट्री को डिस्कस किया। और उसमें हमने देखा था कि मिनिमम चिल्ड्रन कितने होने चाहिए, m/2। कितने होने चाहिए, m/2 होने चाहिए अपर बाउंड में। फिर मिनिमम कीज हमने देखा था कि चिल्ड्रन -1 थी, जो मिनिमम चिल्ड्रन आप फाइंड आउट करेंगे। फिर आपने देखा था मैक्सिमम की कितनी थी, m-1। ट्री अपवर्ड ग्रो करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में कीज होंगी। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना था। अगर ओवरफ्लो अंडरफ्लो कंडीशन हमने देखी थी, नोड अगर फुल हो गई है तब तक तो स्टेबल रहेगा, लेकिन जैसे ही कोई नया नोड अगर इंसर्ट आप करते हो तो नया नोड इंसर्ट करने के तुरंत बाद उसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग किस नोड के करस्पॉन्डिंग कर रहे हो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करना है, लेकिन जो भी स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट आप एक नोड पे लगा रहे हैं थ्रू आउट दैट क्वेश्चन, अगर आप प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन के थ्रू आउट आपको क्या करना पड़ेगा, सेम पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। इन दिस वे आप उसमें डिफरेंट इंसर्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। आइए अब गेट की पहली प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। ये प्रॉब्लम गेट 2010 में पूछी गई है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ गेट 2010। तो आप इसको साथ साथ चीजों को नोट भी करते चलना। कंसीडर ए बी प्लस ट्री, कंसीडर, तो देखिए अब आपको कंफ्यूज नहीं होना कि उसके लिए कोई कंडीशन अलग है। कंसीडर ए बी प्लस ट्री, a B plus tree in which the maximum number of keys in a node is 5, कितनी है, 5। what is the minimum number of keys the minimum number of keys in any non-root node, in any non-root node, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। चलिए सभी लोग सिंप्लीफाई करिए एंड लेट मी नो द आंसर।
आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को अब हम अप्लाई कर रहे हैं जिसको हमने अभी लर्न किया था। सभी लोग सॉल्व करें इसे एंड लेट मी नो द आंसर। सभी लोग सिंप्लीफाई करें। तो आई होप शेखर यू आर सॉल्विंग दिस। प्रिया आई थिंक यू आर ऑल्सो सॉल्विंग। सभी लोग सॉल्व करिए। तो बिल्कुल जो की कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको ध्यान रखना है। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन लगता है तो आप ना एक नोट बना लेना। अगर आपको लगता है कि आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप एक नोट बना लेना कि जी मेरे पास ये की है और इसमें चिल्ड्रन है C1, C2 एंड C3। बस आपको इसको देख के याद आ जाएगा कि सर ने कुछ बताया था कि डिग्री की बात करी थी तो वो इससे रिलेटेड था, सर ने ऑर्डर की बात करी थी तो वो इससे रिलेटेड था। आपको समझ में आ जाएगा। तो इस केस में आप देखिए, चलिए आप लोगों ने आई होप के कर लिया होगा सॉल्व। कंसिडर ए बी प्लस ट्री इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज। तो मैक्सिमम कीज कितनी है? सो द मैक्सिमम कीज इज इक्वल टू कितना? 5। मैक्सिमम कीज कितनी है? 5। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कीज? तो मैक्सिमम कीज इतनी है तो मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने हो गए? कीज प्लस 1। मैक्सिमम चिल्ड्रन इज इक्वल टू, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। क्लियर है? ऊपर से लग रहा है कि भाई जो चिल्ड्रन है वो क्या है? कीज प्लस 1 है। ये मेरे मैक्सिमम चिल्ड्रन आ गए। अब इसके बेसिस पे मुझे अगर फाइंड आउट करना है जी मेरे मिनिमम चिल्ड्रन कितने होंगे, हाउ मेनी मिनिमम चिल्ड्रन विल बी देयर, मिनिमम चिल्ड्रन। तो मिनिमम चिल्ड्रन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? m/2 की फ्लोर वैल्यू, आई मीन सीलिंग वैल्यू, सॉरी। तो m/2 की सीलिंग वैल्यू होगी तो कितना हो जाएगा? दिस इज 6/2, इट कम्स आउट टू बी 3। कितनी वैल्यू हो जाएगी? इट विल बी 3। ये सभी को क्लियर है? तो मिनिमम कीज कितनी हो जाएगी भाई? मिनिमम चिल्ड्रन आपके 3 हैं तो मिनिमम कीज कितनी हो जाएंगी? 2 भाई, चिल्ड्रन -1, सो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। ये बात समझ में आ गई? हमने बताना क्या था इसमें? नंबर ऑफ कीज इन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कीज इन एनी नॉन रूट नोड। देखिए रूट तो एक्सेप्शनल है, उसने मेंशन किया जी नॉन रूट नोड। करेक्ट शेखर, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए आपने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिए हैं और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे रिलेटेड क्वेश्चन। लेकिन एक मैं क्योंकि डाटाबेस से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें कराऊंगा उसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलिए एक और गेट की प्रॉब्लम है, ये थोड़ी थ्योरेटिकल है लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए। क्या है देखिए प्रॉब्लम? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीज फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग is the key factor, is the key factor, which of the following is the key factor for performing B trees, for performing B trees to BSTs, B trees to BST बाइनरी सर्च ट्री। देखिए समझ लीजिए, B trees to BSTs for indexing database relation, for indexing database relation, database relation। देखिए इसका आंसर, आई मीन इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको इनिशियली जब आज सेशन शुरू करा तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप लोग बताएंगे इसके ऑप्शन है database relation have large number of records, relations have large number of records, large number of records, and option B, database relations are stored on the primary key, database relations are stored on the primary key, on the primary key, and option C, B trees require less memory than binary search trees,
B trees requires less memory than BSTs, than binary search trees. And option D, data transfer from disk is in blocks. Data transfer from disk is in blocks. आइए इसको समझ लेते हैं. बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा. विच ऑप्शन इज करेक्ट शेखर एंड एवरीबडी एल्स, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. Which of the following is the key factor for performing B trees to BSTs for indexing database relation? मतलब BST से B trees पे शिफ्ट होने का मेन रीजन क्या है फॉर इंडेक्सिंग द डाटाबेस रिलेशन? ये आप बताइए. आई एम वेटिंग everybody's आंसर. देखिए कहते हैं जी डाटाबेस रिलेशंस हैव लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है जी कितने रिकॉर्ड्स हमने डाटाबेस में रखने हैं. डाटाबेस रिलेशंस आर स्टोर्ड ऑन द प्राइमरी की. इट्स नॉट ट्रू, ये भी फॉल्स है. ये भी फॉल्स है. बी ट्रीज रिक्वायर्स लेस मेमोरी देन बी एस टीज. इट इज ऑल्सो फॉल्स. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. डेटा ट्रांसफर फ्रॉम डिस्क इज इन द ब्लॉक्स. दिस इज द ओनली रीजन ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम बी एस टीज टू बी ट्रीज. आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम. और ये थोड़ी सी डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे है. उसको मैं ये न्यूमेरिकल टाइप की करते हैं हम. थ्योरी वाले तो आप समझ सकते हैं. ये गेट 2008 की प्रॉब्लम है जो मैं आपको अभी कराने जा रहा हूँ, या उससे पहले भी एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं. दिस इज रिलेटेड टू सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने स्टडी नहीं किया, लेकिन उसको आप कोरिलेट करेंगे. मतलब डायरेक्टली मैंने नहीं बताया, लेकिन इनडायरेक्टली आप उसको समझ सकते हैं. दिस प्रॉब्लम वाज आस्क्ड इन गेट 2004. इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, 2 मार्क्स की पूछी गई है. द ऑर्डर ऑफ एन इंटरनल नोड in a B plus tree index is the maximum number of B plus tree index is the maximum number of children it can have. Suppose that ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन. सपोज दैट ए चाइल्ड पॉइंटर जैसे आप जानते हैं गेट एग्जाम में अप्लाई और एनालाइज टाइप की आती हैं. कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो, लेकिन ये डिफरेंट तरीके से अप्लाई कराना चाहता है. सपोज दैट ए चाइल्ड पॉइंटर टेक्स 6 bytes. The search field volume takes 14 bytes and the block size is 512 bytes and the block size is 512 bytes. कितना है? 512 bytes. What is the order of the internal node? What is the order of internal node? What is the order of internal node? Option A
24, option B 25, option C 26 and option D 27. ऑप्शन डी इज 27. चलिए सभी लोग सॉल्व करिए. यू आर हैविंग 2 मिनट्स टाइम. इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. कॉन्सेप्ट हम स्टडी कर चुके हैं, बट यहां पे थोड़ा सा आपको उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है. यू हैव टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स. चलिए सभी लोग करिए. लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, इसमें मेन कॉन्सेप्ट कीज का और चिल्ड्रन का है. किसका कॉन्सेप्ट है? द कॉन्सेप्ट ऑफ कीज एंड चिल्ड्रन. उस चीज का आपको ध्यान रखना है और उसी के बेसिस पे आपको इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना है. शेखर एंड एवरीबडी एल्स प्लीज डू इट. यू आर हैविंग 2 मिनट्स टाइम. सभी लोग सॉल्व करें. तो ये जो चीज मैं आपको बार बार बताता हूं कि आप अगर कहीं पे लगता है कि आप चीजों को नहीं वर्कआउट कर पा रहे हो, देन यू कैन मेक द की से दिस इज K1 एंड K2. और इसी से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, ये K1 और K2 है भाई, ये मेरे पास चिल्ड्रन से 1 है, दिस इज चिल्ड्रन 2 है एंड दिस इज चिल्ड्रन 3. तो आपको लग जाएगा कि भाई आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो नंबर ऑफ कीज से एक ज्यादा है. क्या है? नंबर ऑफ कीज से एक ज्यादा है. शेखर एंड एवरीबडी एल्स प्लीज डू इट. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. सभी लोग सॉल्व करें. तो ये आपकी कीज हो गई. बस यही एक कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे आप इन प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हो. करिए. मैं तो देखिए, चलिए आप सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, करिए. चलिए मैं आप वेरीफाई कर लेना, मैं साथ साथ सॉल्व कर देता हूँ. से मैं कहता हूँ जी मेरा m अगर मेरा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन को, किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो मेरा m-1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कीज. किसको रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कीज. यहां तक तो आप सभी जानते हैं. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, द ऑर्डर ऑफ एन इंटरनल नोड. ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द की इन ए बी प्लस ट्री इंडेक्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन. देखिए अब यहां पे इसने इसको अलग बता दिया. मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि एग्जामिनेशन में वो किस टर्म को कैसे रेफर करता है, आपको उसको ध्यान रखना है. स्टैंडर्ड जो मैंने था वो बता दिया कि चिल्ड्रन किसको रिप्रेजेंट करता है? डिग्री को. कीज रिप्रेजेंट करती है ऑर्डर को. लेकिन यहां पे देखो उसने क्या कहा है, द ऑर्डर ऑफ एन इंटरनल नोड इन ए बी प्लस ट्री इंडेक्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इट कैन हैव. आप समझ लो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहां पे इसने ऑर्डर बता दिया है. ये ऑर्डर का मतलब क्या है जी? मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो इसीलिए जो गेट एग्जामिनेशन को कहते हैं जी, गेट एग्जामिनेशन मेमोरी बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है. गेट एग्जामिनेशन अप्लाई एंड एनालाइज टाइप है. वो क्या कहता है उसको फॉलो करना है. आपने जो कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं उन कॉन्सेप्ट को यहां पे अप्लाई करना है. लेकिन अब अगर आप सोचेंगे यार सर ने तो ऑर्डर बताया था, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. इसलिए मैं ऐसे जहां डाउट्स रहते हैं वहां बच्चों को मैं एक्सप्लिसिटली एम्फेसाइज करके बताता हूं कि बेटा आपको इस चीज को ध्यान रखना है. इज इट क्लियर? चलो, किसको रिप्रेजेंट करता है जी? मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इट कैन हैव. सपोज दैट ए चाइल्ड पॉइंटर टेक्स 6 बाइट्स. वो कहता है जी चाइल्ड पॉइंटर टेक्स 6 बाइट्स. करेक्ट. द सर्च फील्ड वॉल्यूम. देखिए जो सर्च फील्ड वॉल्यूम है, देखिए सर्च फील्ड में सर्चिंग आप किसकी हेल्प से करते हो? विद द हेल्प ऑफ की. भाई की तो हमारी 6 सर्च की फील्ड है. देखो इसने एक नई वैल्यू यूज कर दी. टेक्स 14 बाइट्स एंड द ब्लॉक साइज इज 512. जो ये पूरा ब्लॉक है इसका साइज कितना है जी? 512 बाइट है. ये बात आपको समझ में आ गई. अब इसी के बेसिस पे मैं क्या कहता हूं कि भाई मैं ये जो ब्लॉक का साइज है ये हमेशा या तो इसकी जो वैल्यूज होंगी वो लेस देन होंगी या इक्वल टू होंगी ब्लॉक साइज. किसकी वैल्यू? इन चिल्ड्रन के साइज की और इन कीज के साइज की वैल्यू इस ब्लॉक साइज के बराबर होंगी या इससे छोटी होंगी. ये बात तो आप मानते हैं. चलिए तो मैं इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकता हूं. आई कैन राइट इट एज से m इंटू साइज ऑफ ईच चाइल्ड, साइज ऑफ ईच चाइल्ड प्लस क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज m-1 इंटू साइज ऑफ ईच की, साइज ऑफ ईच की, साइज ऑफ ईच की.
करेक्ट, इज लेस देन इक्वल टू द ब्लॉक साइज, is less than equal to the block size. This is the main formula to understand it. क्लियर? ये मेरा मेन फॉर्मूला है जो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, और मैंने किससे लिखा है, ये इसी के बेसिस पे लिखा है भाई m इज द इनटू साइज ऑफ ईच चाइल्ड प्लस m-1 इनटू द साइज ऑफ ईच की इज लेस देन इक्वल टू द ब्लॉक साइज. क्लियर है? तो इसको ऐसा याद रखने की भी जरूरत नहीं है, मतलब ये तो अंडरस्टैंडेबल है. मतलब ऐसा नहीं कि इसको बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना है. आप अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएगी और आपको समझ में आ गया कि इसके भाई ऑब्वियसली भाई कीज के साइज का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कीज से होगा, चिल्ड्रन का मल्टीप्लाई चिल्ड्रन के साइज से होगा, और उसका जो ओवरऑल साइज है दोनों का सम वो किसके बराबर होना चाहिए, या तो ब्लॉक के साइज के बराबर हो या उससे स्मॉलर हो. ये बात तो आपको क्लियर है, या तो उसके बराबर हो या उससे लेस देन हो. बस अब आपका पर्पज मीट आउट हो गया. अब आप इसको सॉल्व कर लो. देखिए क्या कहता है जी वो, उसी के बेसिस पे यहाँ पे m की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m की कोई वैल्यू दी है उसने या पूछी है. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड, इंटरनल नोड का ऑर्डर उसने पूछा है. दैट मीन्स यहाँ पे हमें m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ऑर्डर का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन से है. देखिए समझ लीजिए क्वेश्चन में पूछा गया है. तो अब यहाँ पे मुझे m फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज m इंटू साइज ऑफ ईच चाइल्ड. कितना दे रखा है जी, साइज ऑफ चाइल्ड पॉइंटर कितना दे रखा है, 6 बाइट इंटू 6 प्लस m-1. क्या लिख सकता हूँ मैं, m-1 साइज ऑफ ईच की. व्हाट इज द साइज ऑफ ईच की, साइज ऑफ ईच की या सर्च फील्ड वॉल्यूम कितनी है, 14 बाइट. तो आप लिख देंगे इंटू 14 इज लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज. ब्लॉक साइज कितना दे रखा, 512. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी 512. ये बात समझ में आ गई सभी को. अब आप इसमें m की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो. तो m की वैल्यू को जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी 6m प्लस कितना था ये, 14 है. यस 14 है. 14m माइनस 14 इट कम्स आउट टू बी 14m माइनस 14 एंड लेस देन इक्वल टू 512. कितना हो गया, 512. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों को आप ऐड कर दो. इट कम्स आउट टू बी 20m लेस देन इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 आप इसमें ऐड करेंगे. सो इट कम्स आउट टू बी 526. कितना हो गया, 526. तो जब ये 526 हो गया तो m की वैल्यू क्या होगी जी, लेस देन इक्वल टू 526 डिवाइडेड बाई 20. कितना हो गया, 20. इससे आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो. तो जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 26, क्योंकि 26 टू कितना होता है 52. तो इंटीजर में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो इट इज इक्वलेंट टू 26. सो दीज आर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ये क्या, ऑर्डर, और यू कैन से द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. इस केस में ऑर्डर को उसने क्या बताया, ऑर्डर को उसने रिप्रेजेंट किया किससे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन से. बिल्कुल ध्यान रखना, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना. स्टैंडर्ड वो है, लेकिन एग्जामिनेशन में जैसे वो पूछता है आपको उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट देना है. ये सभी को क्लियर है. चलिए, तो हमने देखा यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. आवर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. एक सेकेंड, लेट मी सी द चैट. इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम और डिफरेंट ईयर्स में भी पूछी गई है. दस सेम प्रॉब्लम वाज आस्क्ड इन डिफरेंट ईयर्स एज वेल. चलिए, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ. एक नया क्वेश्चन है जो इसने पूछा है, गेट 2015 की प्रॉब्लम. लेट अस डिस्कस. तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी अभी बताया ये वाला, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम और ईयर्स में भी पूछी गई है. तो आप लोग एक बार और वेरीफाई कर लेना, आई मीन सॉल्व कर लेना. आइए मैं आपको एक गेट 2015 की प्रॉब्लम कराता हूँ. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ गेट 2015. क्या है देखिए प्रॉब्लम. विद रेफरेंस टू द बी प्लस ट्री, with reference to the B plus tree, index of order shown below. Index of order shown below. Index of order shown below. अच्छी प्रॉब्लम है. shown below, the minimum number of nodes including the root node, the minimum number of nodes
including the root node, including the root node, including the root node that must be fetched in, that must be fetched in, that must be fetched in order to satisfy, fetched in order to satisfy, order to satisfy the following query, the following query. Get the records with a सर्च की, get all record, देखिए क्वेरी दे दी है उसने, get all records with a सर्च की, with a, जैसे आप सर्चिंग करते हो, with a सर्च की, with a सर्च की greater than or equal to 7, greater than or greater than or equal to 7 and less than 15, and less than 15 is, and less than 15 is करेक्ट। ये उसने पूछा है, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप की प्रॉब्लम है। तो इसमें क्वेश्चन को आप रीड आउट करो और इसके मैं ऑप्शन आपको देता हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू द ऑप्शंस। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज़ 4, ऑप्शन बी इज़ 5, ऑप्शन सी इज़ 6 एंड ऑप्शन डी इज़ 7। हाँ, जो ट्री है ये भी तो मुझे बताना पड़ेगा ना, आपको ट्री भी तो देखना पड़ेगा। जो गिवन ट्री है एज शॉन बिलो, जैसा उसने बताया, द ट्री इज, ये ट्री गिवन है, so this is 7, so this is 5, और इसके साथ आप देखेंगे 1 3, this is 1 3 1 3, और 5 के राइट में आप देखेंगे ये है, 5 के राइट में है 5 7, दिस इज 5 7। इसके बाद आप, ये सब आपस में कनेक्टेड है, वो चलिए मैं कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद है 13 17, दिस इज 13 17। इसके लेफ्ट में आप देखेंगे 9 11, दिस इज 9 11, और 13 15, यहाँ पे वैल्यू क्या है, दिस इज 13 15, ये 13 15 है, और 17 के राइट में है, सो दिस इज 17। क्या है यहाँ पे 17, जो डुप्लीकेसी है आप समझ लेना, ये तो डुप्लीकेट नोट्स हैं जो यहाँ पे हैं। जैसा आप जानते हो कि बी प्लस ट्री में डुप्लीकेट नोट्स ऊपर रह सकते हैं, करेक्ट, और उसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ये गिवन है, अब आपको सर्च करना है। देखिए जो आप उसने दिया हुआ है, जो क्वेरी उसने दी है, फायर की है, उसको आपको अप्लाई करना है एंड यू हैव टू गेट द आंसर। चलिए सभी लोग करिए इसको। ये बाई डायरेक्शनल एरो हैं, जैसे मैंने उसमें तो अलग अलग बनाए थे, यहाँ पे इसने इसको बाई डायरेक्शनल की फॉर्म में दे रखा है। दिस इज द बाई डायरेक्शनल एरो। सभी लोग बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। पूछा गया गेट ऑल रिकॉर्ड्स विद ए सर्च की ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 एंड लेस देन 15, 15 से कम है। ये रिकॉर्ड्स आपको क्या करना है, सर्च करना है। गेट ऑल रिकॉर्ड्स विद ए सर्च की ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 एंड लेस देन 15।
देखिए समझ लेना, उसने इक्वल टू भी लगा रखा है, इक्वल टू नहीं लगाता तो कंडीशन अलग होती, कीप इट इन योर माइंड, इक्वल टू एंड लेस देन 15। कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं शेखर एंड एवरीबडी एल्स? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सभी लोग बताएं अपने अपने आंसर्स। यू आर हैविंग 2 minutes टाइम। व्हाट इज द आंसर? सभी लोग शेयर करें अपने अपने आंसर्स। चलिए इन बिटवीन मैं आप लोगों को अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मैंने आज सेशन में इंट्रोड्यूस भी नहीं किया, तब तक आप फाइंड आउट करें। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इरफान अली। आई एम हैविंग more than 16 years of teaching experience in guiding the students for the preparation of GATE examination। तो इसमें आप देखेंगे तो मेरा अपना एक YouTube चैनल भी है इन द नेम ऑफ वाईफाई हेल्पमेट, वाईफाई हेल्पमेट के नाम, जिसमें आप फ्री वीडियोस वॉच कर सकते हैं एप्टीट्यूड की, विच आर हेल्पफुल फॉर कैंपस प्लेसमेंट, गेट एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। एप्टीट्यूड है प्लस पाइथन प्रोग्रामिंग है। क्या है? पाइथन प्रोग्रामिंग है। आप उसे सब्सक्राइब कर लेना टू गेट द रेगुलर सेशंस। काफ़ी उस पर रिकॉर्डेड भी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जा सकते हैं। इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू मी, यू कैन रीच आउट टू मी एट माई पर्सनल नंबर 9990022936। आप इस पर मुझे रीच आउट भी कर सकते हैं। चलिए सभी ने सिंप्लीफाई किया। शेखर, आई एम वेटिंग। शेखर एंड एवरीबडी एल्स, प्लीज शेयर योर आंसर्स। ऑप्शन सी, प्लीज रीचेक। शेखर, रीचेक योर आंसर। डुप्लीकेसी का ध्यान रखना है। यू नीड टू रिमेंबर द डुप्लीकेसी। देयर शुड बी नॉट डुप्लीकेट आइटम। और देयर शुड बी डुप्लीकेट आइटम। इसने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिंक्ट। या देयर कैन बी डुप्लीकेसी, बट डुप्लीकेसी में ध्यान रखो कौन सी डुप्लीकेसी हो सकती है। डिस्टिंक्ट नहीं बोले इसने। देखिए उसने कहा जी ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अगर आप रूट से शुरू करते हो तो ये 7 आपका आएगा ही आएगा, 7 आएगा ही आएगा, करेक्ट। तो अब उसने कहा जी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड लेस देन 15। इज इट लेस देन 15? ये आप देखेंगे तो ये क्या है? लेस देन 15 है। यस, दिस इज लेस देन 15। तो इस केस में आप देखिए ये जो सर्च की बात हो रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो 7 इस नोड में भी है। ये नोड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये नोड किससे एसोसिएटेड है? इसका मतलब ये नोड सर्च हुआ होगा। गेट ऑल द रिकॉर्ड्स विद ए सर्च की ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। आप समझ लेना, क्योंकि ये नोड सर्च हुआ होगा, दैट वाज सर्च्ड ओवर हियर। तो इसमें कितनी की वैल्यूज आ जाएंगी? तो इसमें वैल्यू आ जाएगी दिस की, दिस इज आल्सो 7। ये वैल्यू कितनी है? दिस इज 9, दैट वाज आल्सो सर्च्ड। लेस देन इक्वल टू 15 की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट लेस देन 15। तो कितनी हो गई? 7, 7, 9, 11, और कौन कौन सी कीज हैं? एंड देन 13, देन 13। और कोई सी नोड सर्च हुई होगी इसमें? क्योंकि देखो सुनो, ये 7, देखिए सर्चिंग को कैसे लेगा, मतलब ये नहीं कि हमें ऐसे देखना है। ये देखिए 7 है, एक मिनट, एक नोड से वो एक की को सर्च करेगा। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर कर दूं। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे जो इसने वैल्यूज़ देखी होंगी, सर्चिंग कैसे परफॉर्म हुई होगी। 7 to 5, ये भी सर्च का पार्ट रहा होगा, दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ सर्च। 5 के बाद ये फिर से गया होगा 7, इधर तो जाएगा नहीं, लोअर वैल्यू है, इस नोड में आया होगा। ये बाई डायरेक्शनल है, उसने 9 को सर्च किया होगा। 9 के बाद उसने किसको सर्च किया होगा? दैट वाज सर्च इज द 13 की। कौन सी की सर्च हुई होगी? 13। तो टोटल की सर्च कौन कौन सी हो गई? और इसके बाद तो 15 आ गया। कितना हो गया? 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो टोटल सर्च कीज आर 5। So get all records with a search key greater than equal to 7 and less than 15. So these are the records, these are the 5 records जो इस query के corresponding ये B plus tree fetch करेगा।
चलिए, वेरी गुड शेखर, आई होप यू अंडरस्टूड और आप सब लोगों को मजा आया होगा, आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें गेट में इससे रिलेटेड या जिस एग्जामिनेशन में भी आप अपेयर करने जा रहे हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम मिलेगी तो आप उसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, गुड नाइट। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीकेंड, सो डोंट मिस दैट सेशन। जो भी आपके फ्रेंड है उनको भी बोलना दे शुड आल्सो ज्वाइन द सेशन।